पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। यार भैया आ गया, मैं समझा करो आप लोग, भाग दौड़ भरी जिंदगी। 10 मिनट क्लास लेट हो गई। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम भाई, देता हूँ माफी चाहता हूँ, 10 मिनट आपके खराब हो गए। अब एक बार फटाफट क्लास को लाइक शेयर करके आगे बढ़ाओ ताकि हम क्लास को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ भैया और दादा से, और जल्दी से आपको भगवती से सरस्वती के आशीर्वाद की कामना आपके लिए करता हूँ मैं, ठीक है। तो फटाफट क्लास को आगे बढ़ाओ, शेयर करो दबा के एक बार। फिर हम चर्चा करेंगे फटाफट। आज पठन लेखन कौशल को समाप्त करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। कल हमारी फर्राटेदार क्लास स्टार्ट करेंगे हम 8 बजे से, और कल भी हम कोशिश करेंगे 300-400 सवालों को लगभग पकड़ने का। 300 सवालों की कल चर्चा हम कर लेंगे, उसके बाद में 500 सवाल और बचेंगे, उनकी कंटिन्यू क्लास ही रख लेंगे हम। हमारी बुलेट ट्रेन का पार्ट 3 कल और चौथा पार्ट परसों, और परले रोज 5वां पार्ट। मैं चाहता हूं कि 19, 20 और 21 19, 20 और 21 क्यों, ठीक है, या फिर एक दिन का रोज रोक लेंगे बीच में। बाकी मैं चाहता हूं 22 तक हमारे सारे क्वेश्चन शिक्षण वीडियो के समाप्त हो जाए बुलेट ट्रेन के। 23 तारीख के दिन मैंने जैसा कि आपको कहा है, मैंने बना लिया आपके लिए, सारे प्रश्न तैयार कर लिए हैं। लगभग 300 प्रश्न मैंने लिए, हर टॉपिक से 5 से 10 प्रश्न मैंने उठाने का प्रयास किया है, ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो 23 तारीख की रात कत्ल की रात होगी, हम करेंगे 300 सवालों के साथ रीट में संस्कृत के पेपर का पोस्टमार्टम कत्लेआम। और विश्वास है मेरा कि उस पेपर से बाहर आपका कुछ जाएगा नहीं, इसलिए आप सब लोग 23 तारीख का दिन तो इतिहास में याद कर लो। जैसे आपने बुलेट ट्रेन को बहुत प्यार प्रेम दिया है क्लास को, कल वापस हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और मैं सोच रहा हूँ कल से हम रेगुलर 2-3 दिन बुलेट ट्रेन चलाएंगे। फिर एक दिन बीच में जो मिलेगा ना आपको, तो उसमें भी 4-5 घंटा आपकी ये क्लास हो। अब डेली अपनी क्लास 4 घंटे रहेगी अपनी, आज के अलावा। कोशिश करता हूँ मैं आज भी 1-1.5-2 घंटे आपकी क्लास लेता हूँ। तो माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ। 23 सितंबर की रात होगी कत्लेआम, जहां हम करेंगे 300 प्रश्नों का पोस्टमार्टम। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परिमाम आद्याम जगद व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संसितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदाम शारदाम। अभी तक भी मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने अपनी डीपी लगा रखी है। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं। अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। ठाकुर निशांत भैया, बबली राजपूत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते हैं भाई, आज पठन और लेखन का पोस्टमार्टम करते हैं। मैं सिर्फ टारगेट उसको करता हूँ जहाँ से परीक्षा के प्रश्न आते हैं ना, बाकी सामान्य चीजें होती है। पठन की विशेषता कोई विशेषताएं नहीं है। नॉर्मल बात होगी, मैं वहां बात करूंगा नहीं, विशेष बात होगी वहां मैं थोड़ा आपका समय लूंगा, ठीक है। तो बबली राजपूत, ठाकुर शांत, पूजा जी, रूपांशी जी, सोनी जी, सभी को नमस्कार। विष्णु ज्यादा बढ़िया। क्लास को शेयर करके आगे बढ़ाना, बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ये लो आसाराम भैया, काफी नाम और ख्याति प्राप्त नाम आपका है। आसाराम जी ने धमाल मचा रखा दुनिया में, आप भी धमाल मचाए रिजल्ट से, परीक्षा से, ठीक है। बूंदी से सीता जी, कृष्णा को, बापू की लाडली सुमन, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। 26 तारीख हिटलर जर्मनी वाले भैया, विष्णु जी, माया डागर, सभी को बहुत बहुत प्यार प्रेम और सुख साथ। पठन कौशल क्या है? कहते हैं अर्थ ग्रहण पूर्वक उच्चारण करना, यानी केवल मुंह से कह देना पठन कौशल नहीं होता, अर्थ ग्रहण भी आना चाहिए। क्या उद्देश्य है पढ़ने का? हम पढ़ करके क्या चाहते हैं? हम पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं। तो पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, ग्रहण और अभिव्यक्ति करना भाषा का तीसरा कौशल है, इसलिए इसका नाम तृतीय कौशल है। लिखित रूप में कोई भी लिपिबद्ध चीज हो, उसके अंशों को जब हम वाचिक क्रिया के माध्यम से पढ़ने के द्वारा अर्थ ग्रहण करते हुए बढ़ते हैं तो उसका नाम पठन कौशल है। भाषण में अर्थ के अनुसार शब्द को ढूंढा जाता है। भाषण में कुछ कही जाती है बात को, तो भाषण में कुछ कहने के लिए शब्दों को कहा जाता है, जबकि पठन में शब्द के लिए अर्थ को ढूंढा जाता है। अच्छा, भाषण और पठन में फर्क पता है क्या आपको कि भाषण और पठन में अंतर क्या है? सर, भाषण में तो क्या होता है, मुझे कुछ कहना है यानी अर्थ करना है, उसके लिए मैं किसको ढूंढता हूं? शब्द को ढूंढता हूं। जबकि पठन में क्या होता है? पठन में मेरे पास में शब्द होते हैं और शब्दों को पढ़कर मैं क्या खोजता हूं? अर्थ। तो एकदम अपोजिट मामला है सर।
भाषण में केवल व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कुछ कहता है, तो वहां कुछ विचार है, उसके मतलब कुछ अर्थ है उसके पास में, और वो उस अर्थ को कहने के लिए शब्दों का सहारा लेता है, तो वो अर्थ से शब्द की ओर आता है। जबकि पठन कौशल में इंसान कुछ शब्द पढ़ता है और शब्द पढ़ के वो क्या चाहता है, अर्थ चाहता है, तो शब्द से अर्थ की ओर आता है। इसलिए जब लिखी हुई चीज को वाचन करा जाए और कुछ ग्रहण किया जाए तो उसका नाम पठन होता है, और बिना लिखी हुई चीज को मन से अपने विचारों को, अपने अर्थ को, भावों को प्रकट करने के लिए कुछ कहा जाए तो वो भाषण होता है। पठन ग्रहणात्मक है जबकि भाषण आपका अभिव्यक्त्यात्मक है। चलिए साहब, चारों कौशलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये लाइन है, इसको थोड़ा डिफाइन करना। सबसे महत्वपूर्ण तो कौन है? नंबर 1 आपका श्रवण, और श्रवण के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कौन है? आपका पठन कौशल। छात्र श्रवण की अपेक्षा स्थायी ज्ञान हमेशा पठन से ही करता है। लिखा है कि लिपिबद्ध जो ध्वनि रूप होता है, यानी लिखी हुई चीज को ध्वनि आवाज देकर आप पढ़ते हो, उसका नाम पठन कौशल होता है। कहा कि 3R एक थ्योरी है, यानी 3 अक्षर ऐसे जो R से स्टार्ट होते हैं, रीडिंग जिसमें मतलब पठन, राइटिंग लेखन, और रिथमेटिक का मतलब होता है विश्लेषण करना या अंकगणित जो है उसका नाम। तो रीडिंग, राइटिंग और रिथमेटिक को 3R थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसमें सबसे पहले नाम भी रीडिंग का ही आता है। न्यूस नाम का एक शास्त्री हुआ, सीटेट की परिभाषा है, उसने लिखा था कि पठन एक साधन है, एक सहायता करता है किसमें? कि बालक मानव जाति के द्वारा जितना भी ज्ञान संचित किया गया, दुनिया में जितना भी लिखा गया, उस सब को पठन के द्वारा ही हम प्राप्त करते हैं। कहते हैं इस प्रकार ध्वनि सामंजस्य के द्वारा लिपि संकेतों और वर्णों का उच्चारण पूर्वक शब्दों में वाक्यों का अर्थबोध सहित ग्रहण प्रक्रिया का नाम पठन कौशल है। लिखित रूप से पुस्तक को देखकर अर्थबोध सही जब वाचन किया जाता है तो जो लिखा हुआ है उसका वाचन करें अर्थ ग्रहण के साथ, उस प्रक्रिया का नाम ही पठन होता है। अब पठन का अर्थ विस्तार या विशेषताओं की बात करें तो देखो, लिखित व लिपिबद्ध प्रतीकों का शुद्ध उच्चारण करते हुए अर्थ ग्रहण करना पठन है। ध्वनि प्रतीक लिखित रूप का अर्थ ग्रहण करना, शुद्ध उच्चारण करना पठन है। तृतीय कौशल के रूप में जाना जाता है। यह एक गौण कौशल है, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, जटिल कौशल है। अस्वाभाविक और अप्राकृतिक इसलिए कह रहा हूं कि तब तक नहीं आता जब तक इसका प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो श्रवण भाषण तो नॉर्मल है, सहज है, सरल है। ये दोनों क्या है? असहज है, कठिन है, अप्राकृतिक है। चारों कौशलों में महत्वपूर्ण भी है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका देखो स्पेशली लिखा है श्रवण कौशल है। ये परीक्षा में खूब आता है सर कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट श्रवण कौशल, श्रवण के बाद पठन, क्योंकि दोनों ग्रहणात्मक हैं और दोनों में ग्रहणात्मक और अव्यक्तात्मक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रहणात्मक कौशल ही होते हैं, इसलिए दोनों जरूरी हैं। कहते हैं कि पठन का उद्देश्य क्या है? पढ़ना क्यों सीखते हैं हम लोग? विविध शैलियों में पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए, भावों के अनुसार शब्द और वाक्यों को विभाजित करने, पढ़ने का कौशल प्राप्त करने के लिए, पूर्व से अर्जित पठित सामग्री का संबंध स्थापित करना, समान स्वर, आरोह अवरोह, गति यति लय आदि के साथ उच्चारण सामर्थ्य का विकास करना, वाचिक अभिनय के साथ में यानी बोलने में हाव भाव उतार चढ़ाव के साथ में आनंद के साथ पढ़ने को विकसित करना, अपने आप ही अर्थ ग्रहण आ जाए, आगे जाकर ग्रहण करने के बाद मजबूत से अभिव्यक्ति कर सके, इसके लिए ध्वनि प्रतीक वर्णों को देखकर पहचान करने की योग्यता, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग सही शब्दों का विश्लेषण कर पढ़ने की योग्यता, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मेन आपका पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि पढ़कर के हम क्या चाहते हैं? अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं। बाकी आरोह अवरोह सबको अलग अलग करके पढ़ना, ये सब चीजें गौण है। पढ़ने का एक ही मात्र विशेष उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। कहते हैं कि साहब पठन में यानी उच्चारण करने में शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व होता है। तो भाषण में भी शुद्ध उच्चारण का महत्व था और पठन में भी शुद्ध उच्चारण का बहुत महत्व होता है। यहां से भी आपके 2-3 प्रश्न बनते हैं। आइए साहब, कहते हैं कि कभी कभी तो गलत उच्चारण करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए एक श्लोक के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। श्लोक को थोड़ा सा गंभीरता से लेना, इसका परीक्षा में प्रश्न आया हुआ डायरेक्टली, बहुत जटिल प्रश्न था। कहते हैं एक पिता अपने पुत्र से समझाते हुए कहता है कि बेटा यद्यपि बहु न अधिशय, हालांकि तुम ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तथापि फिर भी हे पुत्र पठ व्याकरणम, बेटा व्याकरण तो पढ़ ले, भाई ज्यादा मत पढ़े, साहित्य दर्शन आदि मत पढ़े, कम से कम व्याकरण ही पढ़ ले। तो स्वजन स्वजनो माभूत, ताकि स्वजन यानी अपना व्यक्ति, स्वजन यानी कुत्ता ना हो, और शकलम मतलब संपूर्ण, शकलम यानी टुकड़ा, सकृत यानी अचानक, और सकृत मतलब इष्टा ना हो। तो देखो यहाँ दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार कह दिया तो स्वजन यानी अपना जन, कुत्ता जन हो गया। यहाँ दंत के स्थान पर तालव्य कह दिया तो संपूर्ण का टुकड़ा हो गया। और यहाँ सकृत माना एक बार, और सकृत जो होता है तालव्य सकार उसका मतलब गोबर या विष्ठा होता है। तो कहा कि बेटा उच्चारण की अशुद्धि करने के कारण कई बार अर्थों के अनर्थ हो जाते हैं। अब परीक्षा में सुनो सर, आपके अच्छे प्रश्न देता हूं। परीक्षा में प्रश्न आया था कि ये श्लोक कौन से क्वेश्चन से संबंध है? सर यदि पहला ऑप्शन आपका भाषण का हो तो 1 नंबर पे आपका उत्तर क्या होना चाहिए? भाषण। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से।
ये उदाहरण आ जाए परीक्षा में कि ये श्लोक कौन से कौशल से संबंधित है, तो नंबर 1 भाषण। यदि ऑप्शन में भाषण नहीं हो तो फिर दूसरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, पठन। और ओवरऑल प्रश्न आता है कि बताइए इसमें किसकी शिक्षा दी गई है। सर इस श्लोक का संबंध वास्तव में किससे है, उच्चारण शिक्षण से है। किससे है, उच्चारण शिक्षण से। और उच्चारण भी कैसा हो, शुद्ध उच्चारण शिक्षण से इसका संबंध है। तो इस श्लोक का संबंध किससे है। नमस्कार आशा बैरवा जी, शिव शंकर जी, किरण पांचाल, सुरेश चंद्र मीणा, नमस्कार सभी को। इसका संबंध शुद्ध उच्चारण से है। शुद्ध उच्चारण से मतलब भाषण में भी उच्चारण होता है और पठन में भी उच्चारण होता है। डायरेक्ट प्रश्न आया था कि बताइए इसका संबंध किससे है, उच्चारण से, शुद्ध उच्चारण से। बताइए इसका संबंध किस कौशल से है, भाषण कौशल से। भाषण कौशल परीक्षा में नहीं आए तो पठन, क्योंकि बोलना किसका संबंध किससे होता है, केवल भाषण से। लेकिन भाषण नहीं आए तो पठन को ले लेंगे, पढ़ने में भी तो गलत पढ़ देते हैं। अब देखिए सर अगला प्रश्न देता हूं, नंबर 2। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हैं, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम याज्ञवल्क्य शिक्षा है। बताइए उनके अनुसार उच्चारण में कितने दोष हैं। परीक्षा में बहुत आता है, भयंकर आता है। बताइए याज्ञवल्क्य शिक्षा में कितने उच्चारण के दोष बताए गए हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर 14। कौन कौन है वो नहीं मतलब उससे, आपसे केवल कितने हैं उससे मतलब है। जैसे पढ़ने में शंका करना, डरना, चिल्ला चिल्ला कर कुत्ते की तरह भौंक भौंक के पढ़ना, अस्पष्ट पढ़ना, नाक से पढ़ना, तेरा 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 जरूर, कौवे की तरह काँव काँव करके पढ़ना, मूर्धा से पढ़ना, अनुचित स्थानों से पढ़ना, स्वर रहित पढ़ना, निरस मिला मिलाकर विषम बलाघात, व्याकुलता पूर्वक और तालुहीन की भांति। तो 14 दोष याज्ञवल्क्य स्मृति में बताया है। एक शब्द फिर मेरे पास में आया, बलाघात। हर बार जोर देके कहता हूं, बल का मतलब होता है उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्नों की गलती। आघात का मतलब चोट करना, गलत उच्चारण स्थान से पढ़ना और गलत प्रयत्न से पढ़ना। इसका संबंध परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, इसके बिना पेपर नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, परीक्षा में आएगा बलाघात का संबंध किससे है, उच्चारण से है। दूसरा आता है एक और, ये तो उच्चारण में शुद्धि है। एक वर्तनी की अशुद्धि आती है जिसका संबंध बताइए किससे है। आपका जवाब होना चाहिए सर उसका संबंध लेखन से है। तो ये भी अच्छा प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूं, बलाघात का संबंध किससे है, उच्चारण से। और बताइए वर्तनी का संबंध किससे है, लेखन से। बलाघात की शुद्धि उच्चारण से शुद्धि है। लेकिन याद रखना, पाणिनि ने भी उच्चारण में अशुद्धता को 10 भागों में बांटा है। परीक्षा का प्रश्न आ जाए कि बताइए पाणिनि के अनुसार उच्चारण में कितने अशुद्धि के कितने दोष हैं, तो पाणिनि के अनुसार उच्चारण में 10 दोष बताए हैं। तो 14 कोई मिला मिलू के उन्होंने 10 कर दिया। अगला जो परीक्षा का सवाल है वो बहुत प्यारा है कि पाणिनि के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार बताइए पाठक के कितने प्रकार हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पढ़ने वाले के कितने प्रकार होते हैं सर, 2। एक अच्छा पाठक होता है, इसको उत्तम पाठक, और दूसरा आपका होता है जो है वो अधम पाठक होता है। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार बताइए कितने प्रकार के पाठक होते हैं सर, 2। एक अधम यानी बेकार पाठक, और दूसरा जो अच्छा पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तम पाठक बोलते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं समझ पाए तो दोबारा सुनना। याज्ञवल्क्य शिक्षा में उच्चारण में दोष कितने हैं, तो उत्तर होना चाहिए 14। पाणिनि के अनुसार उच्चारण में दोष कितने हैं, उत्तर होना चाहिए 10। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पढ़ने वाले पाठक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, उत्तम पाठक और अधम पाठक। फिर आगे देखो, जो अधम बेकार पाठक है उसके कितने दोष बताए पाणिनि शिक्षा में। बेकार पढ़ने वाले के कितने दोष बताएं सर, 6। अच्छे पढ़ने वाले के कितने गुण बताएं सर, 6। रिपीट हो गया, समझ में आ गई। तो देखो पहला लिखा कि अधम जो पाठक होता है, बेकार पढ़ने वाला, उसके कौन कौन से लक्षण हैं। शीघ्र पढ़ता है, सिर हिला हिला के पढ़ता है, गाकर पढ़ता है, जैसा लिखा है गलत सही सब उसको वैसे ही पढ़ देता है, अर्थ को नहीं जानते हुए बिना अर्थ ग्रहण किए हुए पढ़ता है, और लास्ट में लिखा अल्प पठन, अल्पकंठ पठन, यानी आवाज ही नहीं निकलती कान से नाक से और धीरे धीरे पढ़ देता है। कहा जो उत्तम पढ़ता है उसके भी 6 गुण बताए, मार्केट चेंज कर दिया मैंने। जो उत्तम पाठक होता है ना उसके भी 6 ही गुण बताए हैं। तो सर देखो कौन, ये तो आपका गीति शीघ्र सिर कंपी यथालिखित पाठ के गंदा लिखे ना, अनर्थक के बिना जाने ही, और अल्पकंठ यानी धीरे धीरे जो पढ़ता है उसको तो हम कहते हैं अधक। लेकिन सर जो उत्तम पाठक होता है, अच्छा पढ़ता है, उसके भी 6 गुण बताए हैं। कौन कौन, माधुर्य मधुरता से पढ़ता है, अक्षरों को स्पष्ट पढ़ता है, पदों का यानी शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ता है, सुंदर और शुद्ध स्वर के साथ उच्चारण करता है, धैर्य के साथ, फड़फड़ाहट नहीं करता जल्दी जल्दी, और उचित लय के अनुसार उच्चारण करता है। श्लोक के माध्यम से लिखा है, यहाँ देखिएगा आप कि माधुर्य मधुरता से अक्षर व्यक्ति अक्षरों को स्पष्ट, पदच्छेद शब्दों को तोड़ तोड़ के, उचित स्वर में सुस्वर, धैर्य के साथ और लय के साथ जो पढ़ता है वो पाठक के गुण है। एक बार में फिर चेंज कर रहा हूं, प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं मैं, मुझे पता है इस प्रश्न को हर बार गलत करते हैं, टेस्ट सीरीज में देखा है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण में 14 दोष हैं। पाणिनि शिक्षा याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार उच्चारण में 14 दोष हैं। पाणिनि के अनुसार उच्चारण में 10 दोष हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार पढ़ने वाले 2 प्रकार के पाठक हैं, अधम पाठक, उत्तम पाठक। ये पाठकों के प्रकार हैं। उत्तम पाठक के 6 गुण, अधम पाठक के भी 6 दोष। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं परीक्षा में।
क्या कारण है कि हम लोग अशुद्ध पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं? तो सर उसके कुछ मोटे मोटे कारण सर यहां से भी आपकी परीक्षा में 2 बार प्रश्न आया हुआ है, अशुद्धि का कारण क्या है? तो सर गलत क्यों पढ़ता है इंसान, क्या कारण है हम गलत पढ़ते हैं? तो इन शब्दों को चेंज कर देगा सर, जैसे उदाहरण दे देगा कौन सा अशुद्धि पठन का कारण नहीं है, तो यहां दे देगा ज्ञान। तो सर ज्ञान होने से तो आदमी सही पढ़ता है, यानी अज्ञान कारण है, तो इनको थोड़ा चेंज कर देगा, जैसे अनवधान की जगह ध्यान दे देगा। ध्यान देने से कोई अशुद्ध पढ़ता है क्या? ध्यान देने से तो आदमी सही पढ़ना सीखता है, ध्यान नहीं देता इसलिए गलत पढ़ता है। तो सर इन बिंदुओं को याद रखना, समझना, जैसे पठन संबंधी अशुद्धि क्यों करते हो आप लोग, गलत क्यों पढ़ते हो? अज्ञानता के कारण, आपको पता ही नहीं है किसको कैसे पढ़ना है। तो ध्वनि जो निर्गम है, उच्चारण स्थान की जानकारी नहीं होती, आपको ज्ञान नहीं होता, तो अज्ञानता भी एक कारण है। अनवधान, सर ध्यान ही नहीं देते आप, ध्यान नहीं देना भी एक कारण है कि हम गलत पढ़ते हैं। जो ध्यान देता है वो हमेशा सही पढ़ता है। भावातिरेक, कई बार भावों की अधिकता रहती है, प्रेम, हंसते हंसते पढ़ते हर इस प्रकार से पढ़ते हैं कई बार, तो खुशी में, प्रसन्नता में, दुख में, हर्ष में हम भी कई बार गलत पठन करते हैं, उसको भावातिरेक कहते हैं। भावों की अधिकता में भी इंसान गलत पढ़ता है। इसी प्रकार से प्रयत्न लाघव, आजकल हर आदमी शॉर्टकट चाहता है साहब, सफलता भी शॉर्टकट चाहिए, तो कहते हैं कि बोलने में प्रयत्न लाघव का मतलब है छोटा रूप में बोलने का प्रयास। जैसे देवदत्त को आजकल देवदत्त बोलते हैं, दत्त बोल देते हैं। इसी प्रकार से बहिर्गंत में र को खा जाते हैं, अध्ययन में य को बोलते ही नहीं। अध्ययन में आजकल कितने लोग हैं जो अध्ययन बोलते हैं, सब अध्ययन कहते हैं, अध्ययन, एक य को खा जाते हैं, इसको प्रयत्न लाघव कहते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं। शिक्षक द्वारा अशुद्ध पठन, यदि मास्टर जी गलत बोलेंगे तो समझ लो हो गया कल्याण। इसलिए तो आप लोग बहुत प्यार से बोलते हो साचुत्व संधि, जासत्व संधि, षटुत्व संधि, क्योंकि आपके मास्टर जी ने आपको ऐसा ही सुनाया है। इसी प्रकार शारीरिक दोष होते हैं। अब यदि आपकी जिह्वा ठीक नहीं है, तुम्हारा ताड़वा ठीक नहीं है, तुम्हारी वाणी ठीक नहीं चलती, तो इसका मतलब तुम शारीरिक दोषों होने के कारण गलत पढ़ोगे। इसी प्रकार से कुछ मानसिक कारण भी होते हैं। खोपड़ा ही नहीं, आपके दिमाग ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है तो भैया, या दिमाग कम है तो आप धीरे धीरे पढ़ने, बाद में पढ़ना सीखोगे, गलत पढ़ोगे। इसी प्रकार एक होता है आपका शारीरिक कारण। तो शारीरिक दोष और शारीरिक कारण एक ही बातें हैं। शारीरिक में श्रवणेंद्रिय, कान, सब, ये आंख, नाक, तो एक ही बात है ना। शारीरिक दोष कहो चाहे शारीरिक कारण को, एक ही बात है। फिर आगे लिखा प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव, लोकल लैंग्वेज का बहुत प्रभाव पड़ता है लहजे में। करौली साइड में आप जाएंगे खड़ी बोली में, तो उनका हिसाब से होता है अल्प प्राण महाप्राण हो जाता है। खा खर्रो भैया, खाली की रोटी ला ली तुमने, ऐसे करे तो मोकू मोकू तो जो भी है, तो ऐसे हम कह करके भाषा में कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। आज भी हरियाणा में जितने भी संस्कृत के विद्वान, महाविद्वान है ना, वो भी आज भी सकूल को सकूल ही बोलेंगे, बंदे स्कूल नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो प्रांतीय भाषा का भी एक प्रभाव होता है। एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है सर, डर होना, संकोच होना, झिझक होना, है ना, तो मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। डर लग रहा है तो नहीं पड़ेगा, मास्टर जी को डर लगे, मास्टर जी का डर लगे कि यार मैं गलत पढ़ूंगा, मास्टर जी मारे पकड़ेंगे, तो एक बार डर में भी इंसान नहीं पढ़ता सही, तो इसको कहेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। तो सर गलत पठन के कई सारे कारण हैं आपकी परीक्षा में, ज्यादातर अनवधान, अज्ञानता, प्रयत्न लाघव, ये 3 बिंदु बहुत रिपीट होते हैं। बाकी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। प्रांतीय भाषा का प्रभाव और मास्टर जी का गलत पठन होता है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सामान्य आते हैं, नेगेटिव बिंदु को पॉजिटिव करके देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव देगा, आप पकड़ लेना कि कौन सा कारण है। बाकी छोटे छोटे कारण है, जैसे पठन सामग्री का अभाव, पढ़ने का अनुभव ही नहीं मिला, अनुभव और अभ्यास की कमी, आपने एक्सरसाइज नहीं करवाई। पठन सामग्री बहुत जटिल है, पहली बार कोई शब्द आया तो बच्चा वैसे भी गलत पढ़ता है। पठन अक्षर सामग्री की विधियों का उचित उपयोग नहीं किया, शब्द भंडार की कमी है बच्चे के सामने, वो शब्द पहले आए ही नहीं, तो को मोको। हाँ, उच्चारण सुधार के लिए क्या करें? सामान्य बिंदु, आगे बढ़ जाता हूं मैं। छात्रों के उच्चारण अवयवों का परीक्षण करें, डॉक्टर को बुलाए, जीभ काम नहीं करती, चोरे का चेकअप करवाएं। मनोवैज्ञानिक कारण है, मम्मी पापा लड़ते हैं, मम्मी चोटा खींचती है पापा का और पापा चोटा खींचता है मम्मी का, तो बच्चा डर जाएगा, घर का वातावरण सही नहीं है। मानसिक बहुत मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, समाप्त करें आप इनको। वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान दें, बार बार अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इत्यादि का अभ्यास करवाएं। कठिन और क्लिष्ट शब्दों का बार बार उच्चारण का अभ्यास करवाएं, छोरा अपने आप पढ़ने लग जाएगा। लेखन के साथ मौखिक कार्य की प्रधानता करें, ताकि मौखिक कार्य के द्वारा श्रवण और भाषण का अच्छा विकास हो। भाषा प्रयोगशाला का मतलब भाषिक उपकरणों का, टेप रिकॉर्डर का, लिंगवाफोन, ग्रामोफोन हम बात करेंगे, उनका प्रयोग करना चाहिए और अध्यापक जी को भी सही उच्चारण करना चाहिए। बच्चा गलत करे तो अशुद्धि संशोधन साथ के साथ करवाया जाना चाहिए। अब देखो सर, एक बात है, ये रटी रटाई चीज समझो चाहे कैसा भी समझो, लेकिन ये परीक्षा का सवाल था, सीटेट में आया था, मैंने टिप दिया नोट्स में। क्या था सर वो? पठन की प्रक्रिया का क्रम क्या है? ये देखो मुकेश जी पेपर बांट रहे हैं हमारे आदरणीय, हद हो गई। करो इनको शांत करो, मुकेश जी को। अनर्गल वार्तालाप ठीक नहीं है बेटा, पढ़ने दो बच्चों को, नेगेटिविटी मत फैलाओ, फालतू की बातें नहीं, ठीक है। पठन प्रक्रिया का क्रम क्या होना चाहिए सर? ये परीक्षा में आपका प्रश्न आधे आ चुका है, इसलिए मैंने इसको टिपा है। लिखा है वहां पठन आरंभ की योग्यता। सबसे पहले हमें पढ़ने की प्रक्रिया के लिए पढ़ने की योग्यता, आरंभ योग्यता का विकास करना है, यानी पठन आरंभ करने की योग्यता। कहने का मतलब अक्षर ज्ञान देना चाहिए। तो पठन की प्रक्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले तो पढ़ने का आरंभ करने की योग्यता का मतलब उसको अक्षर ज्ञान, स्वर और व्यंजन का ज्ञान दिया जाना चाहिए।
फिर अक्षर ये कैसे देंगे, उसके लिए अक्षर बोध की विधियां आती हैं, जैसे वर्णोच्चारण विधि आती है, दूसरी हम पठन की विधियां पढ़ेंगे। तीसरा, फिर उसका बार बार जैसे अक्षरों को जोड़ने के बाद पढ़ना स्टार्ट कर दे तो सस्वर वाचन करवा के उसको अभ्यास करवाया जाना चाहिए, और जब अभ्यास कर ले तो उसके बाद में उसको मौन वाचन की तरफ ले जाना चाहिए, इसको गहन अध्ययन कहते हैं। तो सबसे पहले बताओ, आपने भी क्या सीखे थे, अक्षर ही सीखे थे ना। फिर अक्षर सीखने के लिए कुछ विधियां मास्टर जी ने काम में ली थी ना। फिर जब आप सीख गए तो पहला उच्चारण आपका सस्वर होता है कि मौन वाचन होता है, तो सबसे पहले सस्वर वाचन ही होता है जिंदगी में। फिर छठी क्लास के बाद में फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, मौन वाचन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा में आता ही, और बहुत जटिल प्रश्न है ये कि पठन की जो प्रक्रिया उसका क्रम कितना है, 4 क्रम है। सबसे पहले अक्षर सीखो, सिखाने के लिए विधियां प्रयोग लेंगे, उससे सीखो, और सीखने के बाद सस्वर वाचन करो, और फिर बाद में मौन वाचन। मौन वाचन जाने के बाद आप अर्थ ज्ञान करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए मौन वाचन पर जाकर आपका पठन पूरा हो जाता है। बात समझ गई क्या रे मेरी? अरे कुछ ऐसे प्रश्न है जो आज तक आपके ध्यान गया ही नहीं हुआ जिंदगी में, आई बात समझ में? चलो तो आ जाओ, अक्षर ज्ञान करो, विधि से सीखो, फिर सस्वर वाचन करो, मौन वाचन करो। इस प्रकार पठन के 4 प्रक्रिया सोपान है। अब देखो ये लिखा है, देखो इन्हीं को फिर दूसरे शब्दों में और कहा कि वर्णमाला का ज्ञान करना, स्वर व्यंजन का ज्ञान करना, ये शिक्षण के 4 सोपान। वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला सीखेंगे, फिर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करेंगे, फिर पाठ्यक्रम संबद्धता करते हैं, चौथा शुद्ध पठन करते हैं। तो 4 ये हैं आपके, इनको भी रट लेना जैसे भी हो। अब देखो साहब, प्रक्रिया में पठन के उद्देश्य क्या है। आपने पठन कार्य में शिक्षण के उद्देश्य पढ़े हैं। सामान्य उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, लेकिन आजकल एक प्रश्न आता है कि बताइए प्राइमरी लेवल पर पठन का क्या उद्देश्य है। आप 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हो, क्या टारगेट है आपका? आप 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को सिखा रहे हो, क्या टारगेट है आपका? आप 12वीं क्लास के बच्चे को पठन शिक्षण पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें क्या टारगेट है आपका? 3 प्रश्न है, और बहुत सीधी सी बात है कि पहला जो छोटा लेवल होता है प्राथमिक स्तर का, वहां पर हम लिखेंगे गति और लय के साथ में शुद्ध उच्चारण करना। तो आपका मेन जो टारगेट है प्राइमरी लेवल पर, एक बच्चे को पठन के द्वारा आप क्या चाहते हैं सर? केवल उच्चारण सामर्थ्य, और उच्चारण भी कैसा हो बच्चे का? शुद्ध। बस परीक्षा में डिक्टो प्रश्न आया हुआ है कि बताइए उच्च स्तर पर पठन शिक्षण का क्या उद्देश्य है। यहां मैं बता रहा हूं तीनों स्तरों का। प्राइमरी लेवल पर पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण का सामर्थ्य। 5वीं क्लास तक बच्चा शुद्ध पढ़ना समझ गया, गति के साथ में हाव भाव के साथ काम हो गया। फिर बच्चा आएगा माध्यमिक स्तर पर। सर माध्यमिक स्तर पर कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, आरोह है, चढ़ाव, अवरोह है, उतार, लय, गति, यति यानी यति का मतलब विराम, और अभिनय के साथ में, भावों के साथ में यदि पढ़ना सीख गया तो समझ लीजिए कि माध्यमिक स्तर पर पठन शिक्षण का कार्य पूरा हो गया। बोला उच्च स्तर पर, अब उच्च स्तर पर ऊंचे ऊंचे शब्द आएंगे। स्वशैली का विकास, अपनी शैली में अपने तरीके से पढ़ने का विकास करना, और सृजनात्मकता के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, रसानुभूति, आनंद के साथ पढ़ने का विकास करना उच्च स्तर का है। तो शुद्ध उच्चारण प्राइमरी लेवल का हुआ। सीधी भाषा में कहूं, ऐसा आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं, आरोह, अवरोह, गति, यति, भावानुकूल पठन आपका माध्यमिक हो सकता है, और सृजनात्मकता के साथ, रचनात्मकता के साथ, अपनी ही शैली में, रसानुभूति के साथ, अपने तरीके से पढ़ने का ट्रेंड, क्रिएटिविटी के साथ, ये आपका उच्च माध्यमिक स्तर का हो सकता है। पठन के क्या लाभ है? सर पढ़ने से पहली बात तो अर्थ ग्रहण होता है, विशिष्ट व्यक्तित्व निर्माण होता है, इंसान कुछ सीखता है, विषय ज्ञान में वृद्धि होती है, भाव ग्रहण होते हैं, व्यवहार में दक्षता बढ़ती है, बोध ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, और उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट हो जाता है। सामान्य बिंदु है। अब देखिए अगला जो अपना प्रोग्राम है उसमें आपका आता है पठन के प्रकार। यदि आप इसको देख पाएंगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। एक बार देख लो थोड़ा सा, तो मैं इसको यहीं सही कर देता हूं कि पठन के जो प्रकार हैं उसको अलग अलग प्रकार से बांटेंगे। फिर फाइनली बताऊंगा परीक्षा में आ जाए पठन के प्रकार कितने हैं। तो पठन के प्रकारों में आपको लिखना परीक्षा में 2 प्रकार, एक सस्वर पठन और एक होता है आपका मौन पठन, यानी सस्वर वाचन और मौन वाचन। अच्छा, एक बार सीटेट का सवाल था, पठन और वाचन में क्या फर्क है? सर हम पठन को वाचन का पर्याय मानते हैं, लगभग पर्याय भी है, लेकिन एक छोटा सा माइनर, एक छोटा सा अंतर है। सर क्या है अंतर? कि जब उच्चारण करने की प्रथम प्रक्रिया होती है तो उसका नाम सर वाचन होता है, फिर वाचन में जब अर्थ ग्रहण हो जाता है तब उसका नाम पठन हो जाता है। अब 3 चीजें बताता हूं मैं आपको, उच्चारण करना, वाचन करना, अर्थ ग्रहण करना। उच्चारण मतलब बिना अर्थ ज्ञान के बोलना पढ़ना, लेकिन जैसे आप अर्थ ग्रहण करने की ओर चलते हैं तो आपका वो उच्चारण वाचन की तरफ चला जाता है, और वो वाचन जब पूर्णतः अर्थ ज्ञान हो जाता है तब उसका नाम पठन हो जाता है। तो वाचन प्रथम सीढ़ी है पठन की, वाचन से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, पठन तक जाती है, पठन से पूर्व वाचन होता है, वाचन के बाद पठन होता है। यानी हम अर्थ ग्रहण करते हुए सीखना प्रारंभ कर रहे हैं, इसका मतलब वाचन की ओर बढ़ रहे हैं, और जब अर्थ ग्रहण करना आ जाए पढ़ते पढ़ते वाचन करते करते, इसका मतलब पठन शिक्षण उद्देश्य या पठन कौशल विकसित हो जाता है। नमो नमः सर, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। अब पठन के प्रकार देखो सर, अलग अलग प्रकार से आप पठन को बांट सकते हो। जैसे संख्या के आधार पर, यदि एक बार में एक ही आदमी पढ़ेगा तो सर ऐसा पठन कहलाता है आपका व्यक्तिगत पठन,
और यदि एक बार में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं तो इस पठन का नाम हो जाएगा सर सामूहिक पठन। तो एक व्यक्तिगत पठन होता है, एक सामूहिक। अब व्यक्तिगत में कौन कौन है सर, तो बताओ आप। आदर्श वाचन कौन करता है, आपका टीचर, वो एक बार में एक ही पढ़ता है। इसलिए आदर्श वाचन जो होता है आपका, इसमें मैं लिख देता हूं कि आदर्श वाचन जो होता है सर वो आपका व्यक्तिगत पठन होता है, क्योंकि उस समय मास्टर जी एक ही पढ़ते हैं। और एक आपने पढ़ा अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब जस्ट मास्टर जी पढ़ने के बाद में जो बच्चा पढ़ता है, तो सर एक बार में तो एक ही बच्चा पढ़ता है ना, इसलिए आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन क्या है सर, व्यक्तिगत पठन है। लेकिन जब क्लास में श्यामपट्ट सारांश के बाद गद्य पद्य में एक बार सस्वर या मौन वाचन होता है, तो सर वो जो आपका अनुवाचन जिसको आप कहते हो, या सामूहिक वाचन जिसको आप कहते हो, या पद्य पढ़ाते समय श्लोक में जिसको आप सस्वर वाचन कहते हो, वो एक समय में सभी छात्र पढ़ते हैं, इसलिए उसका नाम सामूहिक वाचन है। तो आदर्श वाचन अनुकरण वाचन व्यक्तिगत है, एक बार में एक ही पढ़ते हैं इसलिए। बाकी सस्वर वाचन या मौन वाचन जो होता है ना आपका, सामूहिक वाचन एक साथ होता है, इसलिए उसको सामूहिक कहते हैं। अभिव्यक्ति के आधार पर कौन बोल रहा है उसके आधार पर चार प्रकार है सर। जैसे आदर्श वाचन अध्यापक करता है इसलिए इसका नाम, छात्र करता है एक इसलिए अनुकरण वाचन, सभी छात्र एक साथ करते हैं इसलिए संवेद वाचन, और एक होता है सर जल्दी जल्दी पढ़ने के आधार पर द्रुत पठन। तो अभिव्यक्ति के आधार पर भी चार प्रकार का, और साथ में कुछ लोग इसको दो भी कहते हैं। यदि आपने बोलकर पढ़ा तो वो सस्वर पठन है, यदि आपने मन ही मन पढ़ा अर्थ ग्रहण करने के लिए तो आपका मौन पठन है। तो अभिव्यक्ति के आधार पर कहीं जगह चार प्रकार लिखा है, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और द्रुत वाचन। और मैंने ये देखा सीटेट में प्रश्न आया हुआ, और कई लोग हम ये मानते हैं कि जब बोल करके पढ़ेंगे तो सस्वर वाचन, और नहीं पढ़ेंगे मन ही मन पढ़ेंगे तो मौन वाचन। यही आपका मुख्य दो प्रकार परीक्षा में आपको बताना है। फिर देखिए पठन के प्रकार बोले गुरुजी चार करें कि दो करें कि तीन करें, तो सीधी सी बात यह है कि पठन में आपको दो ही प्रकार बताने, और उन दो प्रकारों में आगे बाकी प्रकारों को समाहित करना कैसे, तो ये फाइनल डायग्राम में से आप समझ जाएंगे। जैसे सर एक होता है आपका सस्वर वाचन या सस्वर पठन। सस्वर का मतलब ध्वनि के साथ बोल करके, गाने वाला नहीं, बोल करके आप पढ़ते हो उसका नाम सस्वर वाचन, और मन ही मन पढ़ते हो बिना आवाज किए तो उसका नाम मौन वाचन। यही परीक्षा में आपको दो प्रकार बताने। दूसरी बात, अब ये जो सस्वर वाचन है वो कैसे कैसे होता है आपका, व्यक्तिगत वाचन भी हो सकता है और सामूहिक वाचन प्रकार से फिर दो प्रकार का हो जाता है। अब मैं यहीं इसकी चर्चा खत्म कर देता हूं, जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो यही बता देता हूं, आगे लाइन नहीं पढ़ूंगा मैं। सर हमारा वाचन या पठन दो प्रकार का है। जब हम बोलकर पढ़ते हैं, मुख से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम मुखर वाचन, व्यक्त वाचन, सस्वर वाचन या सस्वर पठन कहते हैं। इसमें आवाज आती है, इंसान मुख से बोलता है। दो बताने भाई, दो। मीनू कुमारी जी परीक्षा में आ जाए तो दो ही वाचन करेंगे, है ना, दो ही पढ़ाएंगे। एक का नाम सस्वर वाचन बताएंगे, एक का नाम मौन वाचन बताएंगे, ठीक है। तो ध्वनि के साथ पढ़ा जाता है उसका नाम सस्वर वाचन है। मेरी बातों को थोड़ा सुनना भाई दादा, मैं बहुत विचलित हूँ। विचलित इस बात को लेकर हूँ कि आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, तो मेरी बातें सुने। मैं चाहता हूँ ये जो इतनी हमने मेहनत करी है, इतना समय आपको देते हैं, तो कम से कम कुछ तो निकल गया है, कुछ नया निकले। ये तो सब चीजें आप जाने हैं, पढ़े। तो अब सुनो मेरी बात को, थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। सस्वर वाचन का उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण करना। ये परीक्षा में आता है, बहुत प्रॉब्लम देते हैं आप लोग, बहुत गलत पढ़ के आते हैं। केवल परीक्षा में आ जाए सामान्य प्रश्न की बताइए सस्वर वाचन क्यों करवाया जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए शुद्ध उच्चारण के लिए। लेकिन सस्वर उच्चारण के साथ में विशेषण जुड़ जाए कि पद्य में बताओ, पद्य में सस्वर वाचन, तब आपका जवाब होना चाहिए रसानुभूति। तो हमेशा भाग करके आप सस्वर वाचन के लिए वो मत किया करो, हमेशा की रसानुभूति के लिए होता है। परीक्षा का प्रश्न बोल रहा हूं, शुद्ध सस्वर वाचन क्यों जरूरी है बोल करके, तो आप समझना इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि बोल करके क्यों पढ़ाए बच्चों को। तो बोलकर इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चों की गलतियां पकड़ में कि कहां गलत पड़ता है, तो शुद्ध उच्चारण के लिए। और परीक्षा में आ जाए कि पद्य में सस्वर वाचन क्यों करवाते हैं, इसका मतलब गवाते क्यों है, इसलिए क्योंकि रसानुभूति हो जाए। आई बात समझ में। और देखो सर, फिर कहा कि ये दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। एक बार में एक पढ़ेगा बोल करके तो व्यक्तिगत सस्वर वाचन होगा, एक बार में सभी बोलकर पढ़ेंगे तो उसको हम सामूहिक वाचन कहेंगे। अब बताइए सर, व्यक्ति वाचक में सबसे पहला कौन आएगा, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन एक बार में एक ही टीचर करता है, इसलिए उसका नाम आदर्श वाचन है। सही रूप में करता है शिक्षक करता है, ये भी परीक्षा का प्रश्न है। दूसरी बात, हाँ सुन लो आप, तो सुन लो। और दूसरा होता है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण आना चाहिए, अनुवाचन नहीं आना चाहिए। अनुकरण का मतलब पहले जो किया है, बोला है, उसको वापस रिपीट करना, वो अनुकरण वाचन। नहीं दिख रहा, मैं बोलता रहा हूं ना मैं, ठीक है। तो अनुकरण वाचन में भी एक छात्र एक बार में करता है, आदर्श वाचन भी शिक्षक एक बार में एक करता है, इसलिए सस्वर वाचन में एक व्यक्तिगत वाचन। एक क्या होता है सर, मंदबुद्धि बालक नहीं पढ़ पाते एक एक करके, तो एक प्रोग्राम होता है, गद्य में इसको मौन वाचन की श्रेणी में रखा जाता है और पद्य में इसको सस्वर वाचन की श्रेणी में रखा जाता है। तो सभी बच्चों के द्वारा सामूहिक पठन करना, पुनः पठन करना, और इसी का नाम होता है सर अनुवाचन या अनुपठन भी कहते हैं इसको, है ना। तो कई बार अनुकरण में और अनुवाचन में लफड़ा हो जाता है। अनुकरण क्या है,
शिक्षक के नेतृत्व में यदि एक छात्र के एक द्वारा एक बार में वाचन किया जाए तो उसको अनुकरण वाचन कहेंगे। कक्षा समाप्ति के लगभग अंत में सभी बालकों के द्वारा सामूहिक रूप से उच्चारण किया जाए उसको सामूहिक वाचन कहते हैं। अब इधर आ जाओ। अच्छा, इसका भी अच्छा प्रश्न आता है कि सामूहिक वाचन किन बच्चों के लिए उपयोगी है। सर परीक्षा में प्रश्न आता है, आपको लिखना चाहिए मंदबुद्धि बालकों के लिए, अंतर्मुखी बालकों के लिए, झिझक और संकोच रखने वाले बालकों के लिए। मौन वाचन क्या है? सर मन ही मन पढ़ना मौन वाचन है, बिना ध्वनि किए पढ़ना मौन वाचन है, मुखर अमुखर यानी बिना आवाज किए मुख से आवाज किए पढ़ना मौन वाचन है, अंतर्मन में पढ़ना मौन वाचन है, द्रुत गति से पढ़ना अंदर अंदर मौन वाचन है, ध्यान देकर मनोयोग के साथ में अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना मौन वाचन है। तो इसको अव्यक्त पठन कहते हैं क्योंकि इसमें बाहर कुछ नहीं आता है। मौन पठन क्यों किया जाता है? सर इसका तो उद्देश्य होता है उच्चारण की शुद्धता, जबकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्थ ग्रहण करना। बच्चे को अर्थ ग्रहण करना, इसलिए मौन वाचन करते हैं। आप लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करते हो? अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन वाचन करते हो। पहले क्या होता है? सस्वर वाचन, बाद में क्या होता है? मौन वाचन। प्रक्रिया पहले कहां से स्टार्ट होगी? सस्वर से, फिर बाद में कहां चलेंगे? मौन वाचन में। शुद्ध उच्चारण करना हो सस्वर वाचन, जबकि अर्थ ग्रहण करना हो मौन वाचन। छोटे बच्चों के लिए ज्यादा क्या होता है? सस्वर वाचन। बड़े बच्चों के लिए ज्यादा क्या होता है? मौन वाचन। आई बात समझ? चलिए, अब ये भी दो प्रकार का, वैसे यहाँ 3 लिख रखा है लेकिन परीक्षा में आपको 2 ही बताना। नंबर 1 गंभीर या गहन मौन, जब कोई गंभीर विषय हो, कठिन विषय हो, चिंतनात्मक है ना, उसके लिए गंभीर मौन किया जाता है। सामान्य विषय होने पर सर द्रुत मौन वाचन किया जाता है, सरल। तो कठिन विषय के लिए गंभीर या गहन मौन और सरल विषय के लिए क्या करते हैं हम लोग? द्रुत मौन करते हैं। अब देखिए सर एक सामान्य मौन वाचन और है, लेकिन ये आपको परीक्षा में नहीं बताने। परीक्षा में तो 2 ही प्रकार का मौन वाचन बताना है, लेकिन सामान्य मौन का मतलब कोई सामान्य बात है, कोई कहानी पढ़नी है, उसके लिए हमको सामान्य मौन करना होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा दिखा नहीं होगा लेकिन आप बात को समझ जाना, मैं इसे दोहरा देता हूं। यहाँ देखो ये लिखा है। तो सबसे पहली बात सस्वर वाचन होता है, इसमें बोलकर पढ़ाया जाता है, इसे व्यक्त पठन या मुखर पठन भी कहते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है उच्चारण की शुद्धता। दूसरी बात, सस्वर पठ के बाद में होता है एक आदर्श वाचन, व्यक्तिगत पठन, इसमें मास्टर जी पठन करते हैं, इसको आदर्श पाठन या आदर्श वाचन कहते हैं। दूसरा होता है अनुकरण वाचन। फिर रिपीट कर रहा हूं सर, जब एक शिक्षक पढ़ने के बाद दूसरा एक एक करके छात्र पढ़ते हैं बारी बारी से, एक बार में एक छात्र, उसका नाम अनुकरण वाचन है। लेकिन अनुकरण और आदर्श वाचन के बाद जब सभी छात्र सामूहिक रूप से पढ़ते हैं तब उसका नाम पुनः वाचन, अनुवाचन, समवेत वाचन या सामूहिक वाचन होता है। तो अध्यापक की देखा देखी एक एक बच्चा पढ़े तो अनुकरण है, और यदि सभी बच्चे एक साथ सामूहिक रूप से पढ़ रहे हो तो वो आपका सामूहिक वाचन। ये सामूहिक वाचन भी मौन वाचन और सस्वर वाचन दोनों प्रकार से हो सकता है। ठीक है। अब देखो मौन पठन, अर्थ ग्रहण करने के लिए मौन वाचन किया जाता है। यह अव्यक्त पठन होता है, इससे मुख से आवाज नहीं आती। इसका एक ही उद्देश्य सर, मेन उद्देश्य इसका होता है पढ़ने की स्पीड बढ़ाना, और साथ में मेन कार्य होता है इसका अर्थ ग्रहण करना, है ना, और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब ये 2 प्रकार का, ये देखो 2 प्रकार लिखा है, परीक्षा में 2 ही बताने आपको, गंभीर और गहन मौन। कोई जटिल विषय है, कठिन विषय है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसके लिए गंभीर या गहन मौन किया जाता है। और यदि आप कोई सरल विषय को पढ़ रहे हो जिसको सामान्य, तो आप क्या करेंगे? द्रुत मौन करेंगे, या कोई डिक्शनरी में शब्द खोजना है, अनुशासन बनाना है, कोई चीज को ऐसे पढ़ना है तो उसके लिए सीखी हुई बात को दोहराना है, विस्तारित अध्ययन करना है। आप लोग भी जिंदगी में सबसे ज्यादा द्रुत मौन ही करते हैं, सामान्य मौन कुछ नहीं करना, आपको गड़बड़ कराओगे आप परीक्षा में। ठीक है। अब कहते हैं कि साहब इसका फायदा क्या है? तो सर ऊर्जा की बचत होती है, थकान कम होती है, एकाग्रचित्त रहने से ज्ञान स्थायी होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, कम समय में ज्यादा पढ़ लेते हैं, स्पीड से पढ़ लेते हैं, और पुस्तकालय लाइब्रेरी आदि में समस्या भी नहीं आती, आपका काम चल जाता है। चलिए साहब अब देखिए हम बात करते हैं पठन शिक्षण की विधियों की, क्योंकि हमारा अंततः जो प्रश्न आना होता है वो इसमें आता है। पठन थोड़ा सा लंबा है इसलिए टाइम भी काफी लग गया हमको, फिर भी हम कुछ प्रश्न बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं सर पठन शिक्षण की विधियां क्या है। अच्छा ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये तो दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको यहीं समाप्त करने का प्रयास करूंगा। सर शिक्षण की विधियों में से कैसे कैसे प्रश्न आपके आएंगे? पहली बात तो आएगा, बताइए निम्न में से कौन सी पठन शिक्षण की विधि है या नहीं है, है ना, तो छांटना है। लेखन और पठन में थोड़ी सी समस्या आती है, मैं बहुत यूं सोल्व करता हूं उसको। बॉस देखो एक बार आप, जैसे अनुकरण विधि आती है परीक्षा में, अनुकरण किसकी विधि है तो लफड़ा हो जाता है। ध्वनि अनुकरण किसमें है, ध्वनि साम्य किसमें है, स्वतंत्र अनुकरण किसमें है, तो थोड़ा सा करना, मैं अभी कर देता हूं आपको। पहली विधि का नाम है सर वर्ण विधि। इस विधि में क्या करते हैं, बच्चे को वर्ण सिखाते हैं। वर्ण का मतलब पहले स्वर और व्यंजन सिखाया जाता है, यानी कि पहले वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। इसको वर्ण उच्चारण विधि भी कहते हैं, वर्ण विधि भी कहते हैं। ये परंपरागत और सबसे प्राचीन विधि है, इसका ये भी प्रश्न परीक्षा में आ चुका है। आप और हम सब जिंदगी में जो भी किताब पढ़े हैं ना, वो इस विधि से पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमारे मास्टर जी ने हमको निक्कर पकड़ा के छोटी सी लकड़ी के सहारे बोर्ड पर लिख करके ए आ ई कैसे कबूतर कैसे खरगोश इत्यादि सारी चीजें आपको बताई हैं। तो इस विधि में ये परंपरागत विधि है, आज भी काम आती है, पहले भी आती थी, प्राचीनतम विधि है
और इस विधि में हम सबसे पहले बच्चों को वर्ण सिखाते हैं, स्वर व्यंजन का अभ्यास करवाते हैं, फिर वर्ण सिखाने के बाद हम धीरे धीरे वर्णों को मिलाकर शब्द और शब्द से वाक्य, तो पहले वर्ण सिखाया जाता है, फिर शब्द सिखाया जाता है, फिर वाक्य सिखाया जाता है, इसलिए इसका क्रम रहता है वर्ण शब्द वाक्य। इसी को हम कहते हैं वर्ण शब्द वाक्य, यानी अंश से पूर्ण की ओर जाने वाली विधि है। दूसरी विधि का नाम अनुध्वनि विधि है। अनु माना पीछे पीछे, ध्वनि माना ध्वनि करना। मास्टर जी बोलते हैं, बच्चे अनुकरण करते हुए स्वयं साथ में साथ उच्चारण करते हैं। तो ऐसी विधि जिसमें अध्यापक के द्वारा बोले गए को, पढ़े गए को बच्चे बाद में पढ़ते जाते हैं साथ के साथ, इस विधि का नाम अनुध्वनि विधि होता है। तीसरी है सर ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि यानी ध्वनि, और यहाँ ध्वनि किसकी ली जाती है सर? स्वर की, कि स्वर की समानता वाले शब्दों का पठन पाठन किया जाता है। यानी जैसे आ की आवाज वालों को राजा, बाजा, काला, लाला, पाला, नाला, ऐसे लाली, नाली, काली, पाली, पीली, थोड़ी, ऐसे नानी आई, लीची लाई, मीठी मीठी लीची लाई, राजा बाजार जा, आजा, नल अब घर पर मत चल, डर मत अब घर चल। तो एक समान स्वर की आवाज आने वाले, एक समान ध्वनि किससे आएगी? स्वरों की आती है, इसलिए समान स्वर के वाले विधि को इसको स्वर उच्चारण विधि भी कहते हैं। ये ध्वनि साम्य विधि होती है। वाक्य गठन विधि का मतलब वाक्य के सहारे बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है। जैसे मछली जल की रानी थी, ऐसे करके मास्टर जी पढ़वाने का अभ्यास करते हैं, जिस विधि में वाक्य संरचना के आधार पर या वाक्य को आधार मानकर पढ़वाया जाता है। आजकल ज्यादातर दुनिया इसी पर विश्वास करती है। एक होता है सामूहिक पठन विधि, यानी एक साथ सभी बच्चों से सामूहिक रूप से पठन कार्य करवाना। मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है, अंतर्मुखी बालकों के लिए, झिझक और संकोच रखने वाले बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। एक आती है सर भाषा यंत्र विधि। ये परीक्षा में इसका बहुत प्रश्न आ चुका है, और प्रश्न जो रिपीट हो रहा है बार बार वो ये होता है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक आधुनिक विधि है या आधुनिकतम विधि है, नई विधि है? तो आपको बताना है भाषा यंत्र विधि। यहाँ लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि यंत्रों का प्रयोग करके उसमें रिकॉर्डिंग करके बच्चों को सुनने के और पढ़ने के अवसर दिए जाते हैं। चित्र विधि, सर ऊपर चित्र लिखा होता है और चित्र के नीचे नाम लिखा होता है, यानी देखो और कहो, देखो और पढ़ो। इस विधि में चित्र छपा होता है और चित्र के नीचे उसका नाम लिखा होता है। इस प्रकार से बच्चों को चित्र के सारे पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है, इसका नाम चित्र विधि है। कथा विधि, सर होता क्या है कथा विधि में कि चित्र बने होते हैं, चित्रों के नीचे वाक्य लिखे होते हैं, और चित्रों को देख देख करके वाक्य को पढ़ने का अभ्यास करवाया जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार। इस प्रकार ये भी एक आपकी चित्र के माध्यम से बड़े बड़े वाक्यों के रूप में कहानी पढ़ाने का अभ्यास करवाने की विधि है। एक होती है साचर्य विधि। साचर्य विधि को देने वाली मैडम मॉन्टेसरी है। उन्होंने कार्ड दिए, जिस कार्ड में एक पर चित्र बने थे, दूसरे पर नाम लिखा था। खेल विधि के द्वारा बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कार्ड निकालो, बच्चा कार्ड निकालता है, नाम आया तो चित्र ढूंढेगा, चित्र निकल के आया तो चित्र को देख करके उसका नाम पढ़ा लिखा हुआ कार्ड निकालता है। इस प्रकार से पढ़ने के बाद आगे पढ़ने का और अधिक अभ्यास करवाने के लिए मॉन्टेसरी के द्वारा साहचर्य या सामंजस्य विधि के नाम से एक विधि दी गई है, जिसमें कार्ड्स का प्रयोग करके चित्र और नाम के कार्ड्स में सामंजस्य दिखाया जाता है। ये देखो कबूतर, ये देखिए कबूतर के नाम का कार्ड, ऐसे कार्ड के माध्यम से। तो ये आपकी पठन शिक्षण की विधियां हैं। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, उसको ध्यान से देखना, यहां से परीक्षा का जरूर प्रश्न आएगा। परीक्षा में आएगा कौन सी पठन की विधि है, कौन सी नहीं है, और उसमें जो सबसे ज्यादा समस्या आएगी ना आपको वो यहां आएगी कि यार ध्वनि साम्य किसकी है, अनुध्वनि किसकी है, फिर आगे आएगा सर स्वतंत्र अनुकरण किसकी है, रूपरेखा अनुकरण किसकी है। जिस विधि में ध्वनि शब्द आ जाए, क्या जिस शब्द में ध्वनि, जिस विधि में ध्वनि शब्द आ जाए, ध्वनि का मतलब आवाज, और आवाज का संबंध बोलने से, और बोलना होता है किसमें, पढ़ने में। जैसे अनुध्वनि, इसका मतलब पठन की विधि है। ध्वनि साम्य, इसका मतलब पठन की विधि है। कर लोगे ना नाम से, यह भी अनुकरण है एक प्रकार का, ध्वनि अनुकरण भी बोलते हैं इसको। लेकिन ध्वनि आ जाए तो पठन की विधि, और ध्वनि के अलावा अनुकरण आ जाए तो आप समझ जाना लेखन की विधि। अब ठीक है, आप समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो और भी अच्छी बात है। तो ये आपकी विधियां, इनसे प्रश्न आपके आते हैं। अगला लेते हैं सर हम लेखन कौशल। लेखन कौशल, लेखन क्या है सर? शब्द लिपि पूर्वकम लिखित्वा अभिव्यक्ति करना, यानी शब्द लिपि के सहारे, लिपि की सहायता से जब हम लिख करके विचारों को व्यक्त करते हैं, इसका मतलब इसका नाम लेखन कौशल होता है। क्यों जरूरी है लेखन कौशल? सर लिख करके अभिव्यक्ति करना चाहते हैं भाई, इसका मतलब ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है, प्रेक्षणात्मक कौशल है, आउटपुट कौशल है, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। लेकिन ये लिपि वाला माध्यम है, बोलने वाला माध्यम तो भाषण था, अब हम लिख करके व्यक्त करना चाहते हैं, स्थायी है। इसके द्वारा दुनिया का पुराना ज्ञान आज भी संरक्षित है। लिखना नहीं होता तो जिंदगी आज डिब्बा गोड़ हो जाती है कि नहीं। तो कहते हैं कि जो भाषा शिक्षण का चतुर्थ व अंतिम कौशल है, ध्वनि में जो विद्यमान भाषांश होते हैं उनको जब लिपि रूप में लिख करके प्रकट किया जाता है, वाचिक क्रियाओं को जब लिखित रूप दे दिया जाता है, तो इसी को हम लेखन कौशल कहते हैं। ये लिखित अभिव्यक्ति की कुशलता का नाम लेखन कौशल है। भाषा का सहज रूप तो भाषण है, वो तो सहज है, नॉर्मल है, बोलता इंसान सुनेगा तो बोलेगा, लेकिन असहज प्रतिबिंबित जो रूप है वो आपका लेखन है।
अपने मंतव्य को लिपि रूप में संप्रेषित करना लेखन के अंतर्गत सुडोल और अच्छे वर्णों को लिखना सम्मिलित है। स्थायित्व प्रदान करता है। अनुलेख, सुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख आदि का अभ्यास करवाया जाता है। ये सबसे कठिनतम कौशल है, अंत में विकसित होता है, सबसे कम अवसर मिलते हैं, असहज है, अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है, ये एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसके लिए हमेशा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और ये 4 कौशल विकसित हो गया, उसका अंतिम पराकाष्ठा है। यदि आपका लेखन कौशल विकसित हो गया मतलब बाकी सारी चीजें विकसित हो गई है। फ्रोबेल ने जो क्रम रखा था आपको याद होगा, सुनना, बोलना, लेकिन बाद में उन्होंने कहा पठन और लेखन। जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो फ्रोबेल ने अनुसरण किया था। तो मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार भी पहले पठन और बाद में लेखन होना चाहिए, है ना। और फ्रोबेल ने भी यही कहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था। लेकिन मैडम मोंटेसरी का नाम आ जाए तो मामला गड़बड़ है। फिर हम श्रवण भाषण के बाद पहले लेखन करेंगे, उसके बाद पठन करेंगे। और सरयू प्रसाद का नाम लिया था, कहा था उसने कि पठन और लेखन दोनों को साथ साथ करना चाहिए, आगे पीछे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहते हैं लेखन कौशल की विशेषताएं क्या है। सर, लिपि के द्वारा भाव प्रकट करना ही तो लेखन है। भाषा का सहज रूप भाषण होता है, लेकिन लेखन जो है वो बिंब है, फोटो है। आप भाषण में भाषा को देख नहीं सकते, लेकिन ये देखो सर लिखा हुआ, आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो ये फोटो है भाषा की, कौन? लेखन। ध्वनि रूप अर्थ को लिखित रूप में प्रदान करना ही लेखन कौशल है। अंतिम कौशल है, अंत में विकसित होता है। चौथा कौशल है, इसलिए चतुर्था कौशल है। असहज है, अस्वाभाविक, अप्राकृतिक है, क्योंकि इसको हमेशा सीखा जाता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये सबसे कठिन और जटिल कौशल है, सबसे प्रौढ़ कौशल है। क्या उद्देश्य है लेखन कौशल का? सर, लेखन का सबसे मेन उद्देश्य होता है लिख करके अभिव्यक्ति करना। मेन तो आपका वो है, जैसे लिपिबद्ध करके ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि के स्वरूप को जानना, कैसे लिखते हैं। लेखन कौशल का प्रदर्शन करने के लिए लेखन का सहारा लेते हैं, सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। और स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, मेन बात यह है, लिख करके अभिव्यक्ति करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए लेखन के कुछ प्रकार पढ़ते हैं। लेखन अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है। एक होता है आपका सुलेख, यानी सुंदर लेख। लेखन सुंदर व साफ स्पष्ट हो तो उसको सुलेख कहा जाता है। अक्षर, शब्द की बनावट, बीच की दूरी आदि सही हो, ऊपर शिरो रेखा का प्रयोग करें, लेखनी को पकड़ने का सही तरीका हो, आंख से लेखन की दूरी सामान्यतः जो आप लोग कह रहे हो 12 इंच यानी 1 फुट होनी चाहिए। ये सीटेट में आया हुआ सवाल है। आंख से जब आप लिखते हो तो लिखते समय आपकी लेखनी की दूरी 1 फुट होनी चाहिए। अब 1 फुट का मतलब आप समझ गए होंगे, 12 जो इंच होता है उसका आपका 1 फीट होता है, ठीक है भैया। तो आंख से लिखते समय लेखन की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच या 1 फुट, ठीक है। चलो, एक होता है अनुलेख या अनुकरण लेख। नाम से पता चला, अनु यानी पीछे पीछे, करण यानी किए हुए का लेखन, यानी पहले किसी ने लिखा है, अब आप लिख रहे हैं। अध्यापक अपनी कॉपी में, पुस्तिका में या बोर्ड पर लिखता है, उसकी देखा देखी, अध्यापक की देखा देखी बच्चा लिखता है, इसको अनुकरण लेख कहते हैं, अनुकरण। और ये राइटिंग के लिए शानदार माना जाता है। यहां शिक्षक द्वारा लिखे हुए शब्दों को दोबारा लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी शब्द लेखन का अभ्यास होता है। वर्तनी दोष लेखन से संबंधित होता है। बलाघात का दोष भाषण और पठन से संबंधित होता है, जो मैंने पहले भी आपको महत्वपूर्ण करके लिखवाया था। एक होता है श्रुत लेख, सुन करके लेख लिखना, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलने को उक्त लेखन भी कहते हैं। उक्त लेखन का मतलब कह करके लिखवाना, और श्रुत लेख भी कहते हैं कि सुन करके लिखना। तो सुनो और लिखो। बालक सुनकर लिखता है, जिसमें वक्ता अध्यापक होता है वो लिखवाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, बोलते नहीं है। तो आदर्श वाचन का छात्र सुन करके लेखन का कार्य करता है। व्याकरण, विराम चिन्हों का पूरा ध्यान रखते हैं। श्रवण कौशल का विकास होता है। अर्थ ग्रहण करते हुए बच्चा लिखता है। अध्यापक के द्वारा आराम आराम से आदर्श रूप में बोला जाता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ये सबसे ज्यादा, सप्ताह में 1 या 2 बार हमेशा श्रुत लेखन का कार्य करवाया जाना चाहिए। परीक्षण और जांच अनिवार्य करना चाहिए। ये नहीं कि श्रुत लेखन करवा दिया, गलत लिखा तो गलत, सही लिखा तो लिख। अनुलेख और प्रतिलेख में अंतर बताएंगे गुरु, HS, HS भैया जरूर बताएंगे। एक लाइन में आप समझ जाओगे, जिंदगी में भूलोगे और नहीं। शिक्षक लेखन, शुद्ध लेखन द्वारा बालक का भी किया जा सकता है। शिक्षक द्वारा कठिन शब्दों का श्यामपट लेखन द्वारा अशुद्धि संशोधन किया जाता है। बालक द्वारा अशुद्धि का संशोधन कराया जाना चाहिए। गलत पढ़ा है तो उसको शुद्ध जरूर करवा। एक होता है प्रतिलेख, पाठ या पाठ्यांश में जो किताब है उसमें लिखे हुए पाठ या पाठांश को देख करके हुबहू लिखना सर प्रतिलेख कहलाता है। और उस किताब में छपे विराम चिन्हों का भी प्रयोग बच्चा वैसा का वैसा करता है। ये देवनागरी का ओरिजिनल रूप है। हम लोग तो फिर भी रे को लंबा खींच जाते हैं, लेकिन किताब में बिल्कुल पिक पॉइंट लिखा होता है। एक भैया ने पूछा है कि सर प्रतिलेख और अनुलेख में अंतर क्या है? बहुत सीधा है सर। अनुलेख का मतलब होता है सर बाद में देख करके वैसा का वैसा लिखना, और प्रतिलेख का मतलब बिल्कुल फोटो सेम टू सेम डिट्टो वैसा का वैसा छापना। सुनिएगा, अनुलेख का मतलब है पहले किसी ने लिखा है, पहले लिखा है किसी ने। कौन है लिखने वाला? टीचर। जब टीचर बोर्ड पर लिखता है और उस लिखे हुए का अनुकरण करके वापस दोबारा छात्र लिखता है, तो किसी ने लिखा, फिर आपने देखा देखी करके लिखा,
लिखा पहले किसी ने, लिखा आपके सामने और फिर वैसे ही आपने लिखा, इसका मतलब वो उसका अनुकरण की, नकल की। ये नकल करना होता है, किसी टीचर की नकल करना। तो श्यामपट्ट पे या कार्यपुस्तिका में जब टीचर लिखता है और उसकी देखा देखी बच्चा लिखता है तो किए हुए का वापस करना ही तो अनुकरण है। तो ये तो अनुलेख है सर, मतलब शिक्षक ने लिखा उसका अनुकरण करके आप लिख रहे हैं, तो ये अनुलेख है। एक होता है प्रतिलेख, मतलब सेम डिट्टो लेख है सर, ये छपा छपाया होता है। कार्यपुस्तिका, पाठ वगैरह जो भी आपका प्रिंट होता है ना, प्रिंट, चाहे वो किताब में हो चाहे कोई कार्यपुस्तिका में हो, तो जो प्रिंट होता है किताब का कोई पाठ या उसका पाठांश, जब आप उसकी नकल करके लिखते हैं डिट्टो सेम टू सेम, पहले पार्ट को नकल करो, दूसरे की नकल करो, टीचर ने लिखा नहीं सर, यहाँ पहले से लिखा हुआ है, प्रिंट रेट है किताब में आपका, तो उसके देखा देखी नकल मारना ये कहलाता है सर आपका प्रतिलेख। प्रति माना सेम डिट्टो वैसा का वैसा लिखना। आवाज क्यों नहीं आ रही? याद तो रही है आवाज? मजे ले रहे हो आप मेरे? समझ गए गुरु? क्या नाम उन भैया का? एच एस भैया। तो टीचर की नकल करके लिखना, किसी ने लिखा है, किसी साथी की भी हो सकती है, तो उसकी तो कहते हैं अनुकरण लेख या अनुलेख है ना। और यदि आपने किसी किताब की नकल डिट्टो देवनागरी लिपि में लिखित प्रिंट जो आपके मुद्रण होता है उसका लिखा, तो उसका नाम होता है प्रतिलेख। चलिए साहब, लेखन कौशल के घटक की बात करें। लेखन लिखावट शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर होनी चाहिए। ऊपर शिरोरेखा का प्रयोग होना चाहिए, बीच में उचित दूरी का, शब्द वाक्य के बीच में प्रभाव, लेखन प्रभावशाली हो, क्रमबद्ध व्यवस्थित हो, लोकोक्ति मुहावरों का प्रयोग करो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग करो। क्या कर सकते हैं? विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराओ, कविता, कथा, निबंध आदि लिखवाओ, लेखन का अधिक अधिक अभ्यास करवाओ, प्रश्नोत्तर से लिखवाओ, चाहे कक्षा कार्य करो, चाहे गृह कार्य करो, चाहे कुछ भी कराओ भैया। साहब, लेखन में कुछ दोष भी होते हैं, जैसे मानक लिपि देवनागरी के शुद्ध स्वरूप का अनुसरण नहीं करना ही लेखन के दोष हैं। जैसे लिखना चाहिए, अब हम लोग क्या करते हैं आजकल, स्टाइलिश लेखन चलता है हमारा। गुरुजी नाम क्या है? बोले राम कुमार नाम है साहब। अब राम कुमार पूरी भड़ास निकालेगा सर ऐसे, अब पता ही नहीं चलेगा राम कुमार में रा कहां चला गया, कुमार कहां चला गया और र कैसे ऐसे। तो मानक जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अनुसार यदि हम नहीं लिखते हैं तो वो सारी की सारी चीजें अशुद्धियों में आ जाती हैं। ठीक है ना। कभी आपने शिक्षक को सुंदर लेखन लिख करके, कुछ कह रहे हैं प्रतिलेख, कभी आपने शिक्षक को सुंदर लेख लिखकर नहीं दिखाया गया? हाँ चलो भाई, अशुद्ध या स्पष्ट लिखना, समान आकार में नहीं लिखना, छोटा बड़ा लिखना, उचित दूरी नहीं होना, सीधी रेखा में नहीं लिखना, टेढ़ा लिखना, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। लेखन दोष के कारण क्या है? अपरिपक्व अवस्था में लेखन कार्य। आजकल बच्चा पैदा होते ही मम्मी कहती है पेन पकड़ लिखना, बैठ जा, खाक लिखेगा, छोटे का हाथ तो चलता ही नहीं है। उचित मार्गदर्शन का अभाव, गलत लिखा लिख रहा है कोई कहने वाला ही नहीं है। उचित लेखन सामग्री का अभाव, ये जो आपके आते हैं डॉट डॉट वगैरह, ये हमारे पास नहीं होती है। और लेखन में प्रयोग में दोष, लेखन शिक्षण की समुचित विधियों का प्रयोग नहीं करना, शारीरिक अक्षमता, हाथ पैरी काम नहीं करते, क्षेत्रीय कारण भी हो सकते हैं लिखने में, कई बार लिखावट में टीचर आदि का भी प्रोत्साहन की कमी होती है। लेखन को दूर करने के लिए गलत वर्ण शब्दों में संशोधन करो, समुचित विधियों से बच्चों को लिखना सिखाओ, प्रोत्साहन दो, बेटा लिख लो चेप तो उचित आसन में बैठने में। कई बार रेल की तरह कोई एरोप्लेन, लड़कियां होती है दोनों ऐसे गोडों को मिलाकर बैठे तो एरोप्लेन उड़ान भरेगा। अब मैं बैठ के बता नहीं सकता आपको वरना मैं बताता आपको। तो बैठने का तरीका, शुद्ध उच्चारण करना, जैसा आदमी बोलता है ना वैसा ही लिखता है, इसलिए बोलना भी सही चाहिए। उचित मार्गदर्शन हो, प्रश्नोत्तर, प्रतिलेख, श्रुतलेख, अनुलेख का अभ्यास हो, रिक्त स्थान या वाक्य प्रयोग का, ऐसे आप लोगों को काम करने चाहिए। अब क्या करें कि अच्छा लिखें? लेखनी पकड़ने का, उचितासन बैठने का अभ्यास करवाओ, वर्ण शब्द लेखन का अभ्यास करवाओ, वाक्य अनुच्छेद श्रुतलेख लिखवाओ, रिक्त स्थान पूर्ति, वाक्य प्रयोग आदि करवाओ, संवाद लेखन, आलेखन, अनुच्छेद, मतलब कुछ भी करो जी, लिखवाओ। कुल मिलाकर बात यह है। अब देखो लेखन कार्य के सीटेट का सवाल है, इसको भी आपने याद किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो सुन लो, क्या पता परीक्षा में हाजिर आप कर लो। सर लेखन कार्य के 5 चरण होते हैं, ये सीटेट का आया सवाल है, वहां लिखा था मैंने, 5 उतार लिए। लेखन कार्य के 5 चरण क्या है? सर सबसे पहले व्यवस्था करना लिखने का, है ना भाई, लिखना है मतलब। फिर दूसरा कैसे कैसे लिखना है, उसका प्रारूप बनाना, इसको प्रारूपीकरण कहते हैं। फिर क्या करते हो? लिखते हो, लिखने को संपादन कहते हैं, है ना। अच्छा 5 को लिखा मैंने, 4 चरण होते हैं ना, 4 ही करना भाई, 5 गलत टाइप है यहाँ पर, या 5 ही पढ़ा था मैंने यार, 5 ही है, लेकिन एक चौथा कहाँ गया, एक कहाँ गया? अच्छा ये यहाँ चला गया, हाँ ठीक है, 5 ही है, 5 करना है। तथ्यों का संग्रह और संकलन करना, जो लिखना है उसका संकलन करना, फिर उसको कैसे कैसे किस क्रम से जमाना है उसको हम कहते हैं व्यवस्था करना, फिर लिखने का तरीका प्रारूप करना, लिखना, संपादन करना, और फिर लास्ट में एक बार वापस चेक करना। एक बार देख लो इसको, ये सीटेट का आया हुआ सवाल है, बाय द वे आ गया परीक्षा में तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, ये यहां चला गया, इसको देखा नहीं मैंने। तो 5 चरण कौन से हैं? सबसे पहले मैटर इकट्ठा करना, फिर उसको जमाना, फिर प्रारूप में ढालना, फिर लिखना और फिर देखना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, लिखना, संपादन करना और लास्ट में एक बार वापस देखना, दो तो सीधे हैं। तो सबसे पहले मैटर इकट्ठा करना,
फिर मैटर की व्यवस्थापन करना, फिर प्रारूप में जमाना, लिखना और लास्ट में देखना। इसको जरूर याद करना भैया, मैं फिर कह रहा हूं ये परीक्षा में आ गया तो सीधा प्रश्न आया हुआ सवाल है। चलिए साहब, ए और देखो साहब, लेखन कौशल की भी 4 अवस्थाएं होती है, जैसे पठन कौशल की आपने पढ़ी थी ना, वैसे भी 4 हैं। लेखन कौशल को विकसित करने की 4 अवस्थाएं होती हैं। उसमें सबसे पहली अवस्था कौन सी है, ये भी सीटेट का सवाल। लिखने के लिए तैयार करते हैं बच्चे को, सबसे पहली अवस्था लिखने के लिए तैयार करना। दूसरी अवस्था होता है लिखवाना, वर्ण शब्द आदि की रचना का अभ्यास करवाना। ये देखो लिखा है, वर्ण रचना का अभ्यास अक्षर स्वरूप से करवाओ, स्वतंत्र अनुकरण विधि से करवाओ, चित्र विधि से करवाओ, रचनात्मकता से करवाओ, मोंटेसरी विधि का प्रयोग करवाकर बच्चे को लिखाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चे को तैयार किया जाता है। दूसरी अवस्था में बच्चे से लिखवाया जाता है, उसके लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी अवस्था में जब आपने वर्ण लिखना सिखा दिया, फिर वर्णों के सहारे आगे जाकर शब्द लिखना, तो शब्द या वाक्य रचना का अभ्यास करवाना, जैसे अनुलोक, श्रुतलेख, प्रतिलेख आदि का अभ्यास। और चौथी अवस्था होती है लेखन का स्वतंत्र रूप से अभ्यास करवाना। यहाँ अर्थपूर्ण चिंतन तार्किक क्रम से लेखन का कार्य करवाया जाता है, व्याकरण रूप से शुद्ध प्रभावपूर्ण तरीके से लिख करके अभिव्यक्त किया जाता है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर वापस सुने। लेखन की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले लेखन के लिए तैयार करना, फिर वर्ण शब्द आदि का लेखन का अभ्यास करवाना, अक्षर सिखाना, अक्षर सिखाने की कुछ विधियां उनके द्वारा सिखाएंगे। नंबर 3, अक्षर आ जाने के बाद शब्द और वाक्य रचना सिखाना, यानी वाक्य और शब्द लिखना सिखाना। और नंबर 4, स्वतंत्र लेखन सिखाना। आई बात समझ में? श्रावण पूर्णिमा को आता है संस्कृत दिवस। संस्कृत भाषा पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। और बताओ, व्याकरण क्लास भी लगा देंगे आप, मस्त रहे आप। प्रश्न लेकर आऊंगा मैं क्या बोल रहा था, हाँ, 23 तारीख को हम शाम के 7 बजे 23 तारीख को हम शाम के 7 बजे कत्ल की रात रखने वाले हैं। ग्रामर के हर टॉपिक से 10 प्रश्न उठाने वाले हैं और उन 10 प्रश्नों की व्याख्या भी करूंगा। आपको धैर्य है, मुझसे उम्मीदें हैं कि टीचर ने अब तक जो मेहनत करी ईमानदारी से करी है, तो हमारे लिए वो लास्ट जो सेशन रखेंगे आपका 23 तारीख का, क्योंकि 24 तारीख को आप सब अपने गंतव्य स्थान पर चले जाएंगे और आप मोबाइल से दूर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ मोबाइल से दूर हो भी जाना, ये परम सत्यता है, क्योंकि आपके पास बहुत सवाल कम रहेंगे। तो आगे क्या कह रहा था मैं, हाँ, 23 तारीख को हम शाम के 7 बजे से लेकर रात के यथासंभव 11 या 12 बजे तक आप एक बार मेहरबानी करके इतना सा टाइम मुझे और देना। 300 क्वेश्चन लगभग मैं लेकर आऊंगा, उनकी व्याख्या भी करूंगा। तो 5 घंटे भले लग जाएं, बीच में चाहे मैं 20 मिनट रुक जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सर एक बार ऐसा मैं प्रश्न का संग्रह आपको दे दूं और उनकी तरफ विशेष आपका ध्यान आकर्षित कर लूं। हर टॉपिक में से 26 टॉपिक आपके किसके हैं, ग्रामर के हैं। किसी में से कम भी लिए मैंने, जैसे विशेषण के तो 3 सवाल ही लिए, किसी में से मैंने संधि समास से तो वहां 10, 15 सवाल भी लिए मैंने आपके लिए, प्रत्यय में से भी ज्यादा सवाल लिए। तो उन सारे सवालों को लेकर के उनकी व्याख्या कर दूं, इर्द गिर्द कुछ बातें हैं उनके सहारे बोलता जाऊं, कुछ प्रश्न दूं, कुछ प्रश्नों की बातें कर जाऊं। और ऐसा एक बार आप थोड़ा सा सुन ले ध्यान से। मेरा विश्वास है, मेरी आत्मा इस बात की गवाह है, मेरा आत्मविश्वास इस बात का संबलन है और मैं ईश्वर से ये कामना भी करता हूं कि ऐसा हो। तो आपके पेपर में जब पेपर आप करोगे ना, तो आपको एक बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा और मेरा विश्वास है कि 2-3 प्रश्न करते करते एक आध प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। तो आपको लगेगा यार टीचर ने वास्तव में कुछ कहा था और काम भी हो गया हमारा, है ना। तो 23 तारीख को शाम के 7 बजे, रात के 7 बजे, जिससे बोल रहे कत्ल की रात है। चुनावों की पहली रात कत्ल की रात कही जाती है, क्योंकि उसमें सारा उलटफेर होता है। वैसे ही हमने परीक्षा से पहले भी अब से हम पहले रात तो हम रख नहीं सकते, क्योंकि आप लोग तनाव में आ जाएंगे और आप लोग इतना समय मुझे देंगे भी नहीं, मैं चाहता भी नहीं। तो मैं भी चाहता हूं कि परीक्षा से पहले की रात एक कत्ल रात रखी जाए, जिसमें 300 प्रश्नों का कत्लेआम किया जाए, पोस्टमार्टम किया जाए पेपर का। ये चोरी करने वाले ये सब बकवास बातें हैं। हम पुरुषार्थ से प्रश्नों की चोरी करेंगे, हम मेहनत से अपने प्रश्नों की चोरी करेंगे, हम हमारे ज्ञान और अनुभव से प्रश्नों की चोरी करेंगे। चोरी तो हम करेंगे, परीक्षा के प्रश्न तो चुराएंगे हम हमारे ज्ञान विज्ञान से, हमारी किताब से, हमारे अनुभव से, हमारी क्लासेस से, लेकिन हम सर मेहनत से चोरी करेंगे। हम वो नहीं है कि साहब 5 लाख में पेपर दे लो, सर हम तो गुनाह है मुकेश जी भाई साहब 5 लाख में ले ले पेपर, नालायक आदमी। फालतू बातों में ध्यान मत दो, अपने टारगेट वगैरह को। 31,000 की वैकेंसी तुम्हारे लिए एक पद बना है और उसको कोई माँ का लाल छीन नहीं सकता। और फालतू बातों में ध्यान दोगे ना, सब खिसक जाए खोपड़े से। इसलिए बहुत संतुलित टाइम है, इसमें बैलेंस बना के रखो, मन को शांत रखो, पानी पियो दबा के। मैं तो कहता हूँ दिन में छाछ पिया करो थोड़ी बहुत, पाव भर, दिमाग शांत रहता है, यूरिन भी शांत सही रहता है और आपका काम एकदम परफेक्ट रहता है। ठीक है, भरोसा है ना विनोद भाई साहब, करें भरोसा है तो आप निश्चिंत रहे। इतनी सारी मेहनत करिए, इससे पूरे इतिहास में यूट्यूब चैनल पर कहीं भी देख लो, मैं नहीं कह रहा बड़े बड़े धुरंधर होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, लेकिन इस माई के लाल ने जितना ईमानदारी से काम किया ना, आपका 1.5 साल से लगा आपके साथ। जिस दिन प्राइमरी जो हमने क्लासे डालना स्टार्ट किया था, जहां महज 10 बच्चे देखते थे, लेकिन मैं आप लोगों का भी इसलिए शुक्रगुजार हूं कि पहली बार ही हमने यूट्यूब चैनल बनाया, पहली बार ही यूट्यूब चैनल चलाया और साल भर में आपने यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार प्रेम दिया है।
तो एक साल में यदि कोई व्यक्तिगत आदमी केवल एक ऐसी मरी हुई भाषा को लेकर आगे बढ़ाने का काम करे, पढ़ाने का काम करे, और उसको बच्चों ने इतना प्रेम दिया हो कि एक ही साल में 1.5 लाख विद्यार्थी साथ में जुड़े हैं, क्लासेस को इतना प्यार प्रेम सारा हो हल्ला है, होगी दुनिया अहंकार में मरी पड़ी होगी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन साला हम तो एक भी बार नहीं बोले, फिर भी दुनिया कहती है चिल्ला चिल्ला के कि राम जी ने बहुत अच्छा काम किया संस्कृत में, निस्वार्थ भाव से बच्चों को बहुत। चलो ये फालतू की बातें हम छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं ना। सर लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी हैं? ये गीत तो बाद में गाएंगे हम 27-28 तारीख को, फिर आप ठाले हो जाएंगे ना, तब आपके साथ चर्चा करेंगे। तो उस दिन की क्लास को आप जरूर समय देना और अधिकतम साथियों को जोड़ने का प्रयास करना। वो लास्ट मेरी आपसे कुछ उम्मीदें और अपेक्षाएं रहेंगी, और मेरी तरफ से भी आपके लिए शिक्षा में लास्ट में मेरा संबलन रहेगा। उस दिन आप कोशिश करके उस क्लास को जोड़ भी देना और उसको ताकत भी देना, और उस क्लास में अधिकतम बच्चों को जोड़ना भी। सपना तो था हमारा कि 10,000 बच्चे लाइव आएंगे, झूठ पाखंड हम कर नहीं सकते कि हम जबरदस्ती बढ़ा बढ़ा के 10,000 बच्चे लाइव कर दे, ये हमारा ईमान नहीं था। साला हम जो भी करते हैं ईमानदारी से करते हैं, इसलिए हम चाहते ही नहीं कि दिखावा करें, पाखंड करें, झूठ मूठ के इधर उधर गुच्चा गुच्ची करके और उसको बढ़ा दे। हम नहीं चाहते, हम प्योर चाहते हैं, चाहे बच्चे 2 ही देखें हमारे लाइव, लेकिन ओरिजिनल होने चाहिए, संस्कृत पिपासु होने चाहिए। चलो इधर देखो, इधर देखो, आप आगे बढ़ते हैं। लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है, मैं यही चर्चा कर देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो आपके पठन कौशल की विधियों में भी आते हैं और यहां पर भी आएंगे। देखो ये देखो, रूप रेखा अनुकरण, स्वतंत्र अनुकरण, आ गया ना अनुकरण। अनुकरण तो सर क्या होगा, ध्वनि अनुकरण आए तो ध्वनि आते ही पठन में चले जाना, और ध्वनि शब्द नहीं आए फिर भी अनुकरण आए तो लेखन में आ जाना। ध्वनि साम्य विधि, ध्वनि आ गई पठन की विधि है, बात समझ में आ रही मेरी? तो ध्वनि के साथ अनुकरण आए तो कहां जाओगे, पठन में। ध्वनि के बिना अनुकरण आ जाए तो सीधा आ जाना सर कहां पर, लेखन में। पहली विधि का नाम है सर रूपरेखा अनुकरण विधि। रूपरेखा दी हुई है, अक्षरों का स्वरूप दिए जाने के कारण इस विधि का नाम अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि भी होता है। डॉट 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 ऐसे दिया जाता है, बच्चा पेंसिल से हाथ से इसको पेन से मिलाने का काम करता है, धीरे धीरे अंग संचालन उसका परिपक्व हो जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया, पावलोव का सिद्धांत पढ़ा आपने, तो उस हिसाब से उसका बच्चे का एडजस्ट हो जाता है हाथ और वो लिखना प्रारंभ कर देता है। तो डॉट डॉट मिला के रूपरेखा के अक्षर दिए होते हैं, ऐसे अक्षरों को मिला के, बिंदुओं को मिलाकर बच्चा सीखते हैं, इसका नाम रूपरेखा अनुकरण है। सर एक समय आता है कि जब आपको रूपरेखा देने की जरूरत नहीं है, मास्टर जी ने ऊपर लिखा ऐसे कै, फिर बच्चे ने बिना किसी डॉट के सहारे, बिना किसी बिंदु के सहारे, बिना किसी रूपरेखा के सहारे, बिना अक्षरों के स्वरूप के सहारे अनुकरण करके टीचर ने लिखा है सर, लेकिन लिखा कैसे टीचर ने, पूरा लिखा कै ख, और बच्चा स्वतंत्र बिना किसी बिंदु की सहायता से नीचे लिखता है कै ख, तो ये स्वतंत्र अनुकरण विधि है। तो बिंदु के सहारे अनुकरण करना, बिंदुओं का अनुकरण करके मिला के लिखना अनुकरण विधि में अक्षर स्वरूप अनुकरण है, रूपरेखा अनुकरण है। और लिखने में यदि वो स्वतंत्र लिख पा रहा है, मास्टर जी की देखा देखी, तब वो स्वतंत्र अनुकरण है। संश्लेषणात्मक, इसको घंटी को बंद कर दो, घंटी बजाते हो क्या आप? नहीं बंद करो, बच्चे हेड करता है बच्चों का, नहीं अब छोड़ो, सब खत्म करो सब। संश्लेषणात्मक विधि क्या है सर? संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। होता क्या है, पेस्टालोजी ने रचनात्मक विधि आपको दी है, तो इस विधि में क्या होता है कि यहाँ अक्षर टुकड़ों के अक्षर होते हैं, अक्षरों के टुकड़े दिए होते हैं, और उन अक्षरों को टुकड़ों को जमा जमा के अक्षर बनाए जाते हैं। फिर अक्षरों के टुकड़े अलग अलग होते हैं, उनको जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों के टुकड़े होते हैं जिनको जोड़कर आप क्या करते हो, वाक्य बनाते हो। तो संश्लेषणात्मक विधि क्या एक प्रकार की रचनात्मक विधि होती है। संश्लेषणात्मक विधि में रेखा विधि भी बोलते हैं इसको, है ना, तो कहते हैं अच्छा इसमें वो नहीं है, माफी चाहता हूं, इसका अलग व्याख्या है। संश्लेषणात्मक विधि का मतलब होता है कि इसमें रेखा खींचना सिखाया जाता है बच्चों को ऐसे, और फिर अंत में क्या करते हैं हम लोग, रेखाओं को जोड़ जोड़ करके फिर अक्षर निर्माण बताए जाते हैं। जैसे ये अक्षर रेखा खींची, फिर इस तरीके से ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ये रेखा खींची, ऐसे। तो देवनागरी लिपि में अधिकतर अक्षर आपके रेखाओं से बने होते हैं, इसलिए इसमें आपके रेखा खींचने का संचालन करना सिखाया जाता है। फिर रेखाओं को जोड़ जोड़ के रेखाओं को जोड़ जोड़ के अक्षर निर्माण सिखाते हैं, इसका नाम संश्लेषणात्मक विधि है। एक है सर आपकी जैक्टॉट विधि। जैक्टॉट विधि का मतलब होता है देखो और लिखो विधि। मास्टर जी क्या करते हैं, बोर्ड पर 4-5 वाक्य लिखते हैं, फिर बार बार उनका लेखन अभ्यास करवाते हैं। एक समय बाद सर उन वाक्यों को मिटा देते हैं, फिर भी कहते हैं उनको याद करके लिखो। तो इसका फायदा ये होता है कि बच्चा एक तो देख देख के लिखता है तो लिखने का काम हो गया, और साथ में फिर बिना देखे लिखवाते से बच्चे की याददाश्त बढ़ती है। इसको जैक्टॉट विधि के नाम से जानते हैं। एक होती है सर आपकी सामान्य संशोधन विधि। लेखन की किसी भी विधि का आप प्रयोग करें, लेखन में आप किसी भी विधि का प्रयोग करें, जब तक आप संशोधन नहीं करवाएंगे तब तक उस लेखन कार्य का कोई लाभ नहीं है। तो लेखन में विशेष रूप से या किसी भी कार्य में संशोधन का बहुत विशेष महत्व होता है। एक है सर आपका श्रुत लेखन विधि, यानी टीचर कहेगा बच्चा सुनकर के लिखता है, तो सुनकर के लिखने की विधि का नाम श्रुत लेखन है। इसी का दूसरा नाम उक्त लेखन भी है। उक्त का मतलब कह करके लिखवाना। एक आपकी मोंटेसरी विधि, लेखन के 3 सोपान नहीं गुरु 5 सोपान है। लेखन के 5 सोपान हैं। सबसे पहले विषय वस्तु का संकलन करना, उसके बाद में विषय वस्तु की व्यवस्थापन करना,
उसके बाद में विषय वस्तु का प्रारूपीकरण करना, उसके बाद संपादन यानी लिखने का काम करना, और पांचवा आता है गुरु आपका पुनर्दर्शन या पुनरावृत्ति करना, पुनर्दर्शन करना, एक बार देख लेना। तो लेखन में वैसे 5 सोपान है, रूपांशी कौशिक जी 5 चलिए 5 सोपान लेखन के वैसे मूलतः है। चलो वो भी बताए भी थे मैंने आपको थोड़ी देर पहले। एक है सर आपका मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी मैडम कहती है कि भैया लिखने का अभ्यास बच्चे को 3 वर्ष के बाद करवाया जाना चाहिए, क्योंकि उसके इंद्रियों में ताकत आ जाती है, तो संयम से लिख सकता है, वो चाहे जैसे अंग संचालन कर सकता है। इसके लिए इन्होंने गत्ते के या लकड़ी के गत्ते का प्रयोग किया, वहां उभरे हुए या अंदर धसे हुए अक्षरों का प्रयोग किया। धसे हुए में बच्चा पेंसिल संचालन करता है और उभरे हुए में बच्चा अंगुली संचालन करने से महसूस करता है और बार बार हाथ घुमाता है। एक समय ऐसा आता है बिना गत्ते के बच्चे का हाथ घूमना सही हो जाता है और वह ऐसे सीखना सीख जाता है। ये आपकी मॉन्टेसरी विधि है। वहां पठन की विधि भी दी, तो मॉन्टेसरी विधि के नाम से जो विधि है ना, वो तो आपके लेखन में आएगी। और मॉन्टेसरी विधि में जो आपको साचरी विधि दी है, साचरी विधि का नाम है, तो आप उसमें जाना पठन में। पेस्टालॉजी की रचनात्मक विधि में आपको बता रहा था। रचनात्मकता का मतलब होता है रचना करना। सर अक्षरों के टुकड़े दिए होते हैं, उन टुकड़ों को जमा करके आप अक्षर बनाते हो, फिर अक्षरों के भी टुकड़े होते हैं, उनको जमा कर आप सब बना लेते हो। जैसे वो हाथों में आप ब्रासलेट वगैरह रखते हो ना, मुकेश के नाम से, शकुंतला के नाम से। वो चित्र विधि का मतलब चित्र विधि का मतलब ये होता है सर देवनागरी लिपि के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनकी आकृति चित्रों के समान है। जैसे मेज बनाना, तो बच्चे के लिए मेज बना दी। तख्ती बनाना, जैसे तख्ती बना दी। ऐसे नल बनाओ, ऐसे नल बना दिया सर, है ना। इस प्रकार से महल बनाओ, तो ऐसे महल बना दिया। देखो यहाँ पद्मिनी बैठी है। तो कुछ ऐसे अक्षर जिनकी आकृति चित्रों के समान है, मेज बनाना, कुर्सी बनाना, नल बनाना, तो चित्रों के माध्यम से, चित्राकृति के माध्यम से सीखना लिखना, वो आपकी चित्र विधि है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि चित्रात्मक विधि का एक रूप है। इसमें भी बच्चों को पूछते हैं, लिखते हैं, पूछते हैं, लिखते हैं। इसका विशेष प्रयोजन नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। इस प्रकार की लेखन की कुछ विशेष विधियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इन विधियों से भी आपके प्रश्न आते हैं। विशेष जो आपका प्रश्न आता है वो प्रश्न है कौन सी लेखन की विधि है, कौन सी लेखन की विधि नहीं है। ओवरऑल सारी विधियों को बांट करके यदि हम देखें तो सर 3 प्रकार की विधियां आपकी आती हैं। 3 प्रकार की विधि से मेरा मतलब है, एक विधि आती है जिसका नाम अनुलेख है, अनुकरण लेख है। मास्टर जी ने लिखा, उसकी देखा देखी आपने लिखा, तो अनुलेख है। प्रतिलेख किसी पाठ्यांश या निर्दिष्ट अंश को जो टाइपिंग वाला मैटर है उसको लिखना, वो प्रतिलेख होता है। और एक होता है श्रुतलेख, मास्टर जी बोलेंगे आप लिखेंगे। एक सर सुलेख शब्द भी है, मैं इसलिए आपका विरोधी नहीं हूं। कुछ लोग सुलेखों को भी लेखन का ये प्रकार है सर। सुलेख लेखन की विधि नहीं होती, सुलेख लिखने का प्रकार हो सकता है, पर सर ये विधि नहीं होती। सुलेख का मतलब सुंदर लेखन है, तो लेखन का प्रकार तो हो सकता है, लेकिन लेखन सिखाने की विधि नहीं है सर। इसका मतलब सुंदर लेख है, ये एक लेखन की विशेषता है। इसलिए परीक्षा में सवाल आया था, मुझे आज भी याद है, इसलिए मैं हमेशा नोट्स में इसको पढ़ाता हूं कि परीक्षा में आया था कि कौन सी लेखन की विधि नहीं है। तो सर प्रतिलेख, अनुलेख और श्रुतलेख तो है, लेकिन सुलेख विधि नहीं है। सुलेख एक लिखने की विशेषता है, एक तरीका है, प्रकार है, इसलिए इसको हम बाहर कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है भैया। इस प्रकार से आपके चारों कौशलों की जो मैं चर्चा थोड़ा बहुत कर सकता था, संस्कृत को आधार मान करके वो मैंने आपके सामने चर्चा रखी है। 4-5 लाइन आपके सामने लिखी, सुनिएगा ध्यान से। सभी चारों कौशल परस्पर आश्रित हैं, सभी कौशल भाषा के मूल स्तंभ हैं। श्रवण से भाषण, भाषण से पठन, पठन से लेखन, और अंत में जो है वो कठिनता की ओर जाते हैं। श्रवण और भाषण परस्पर आश्रित है। श्रवण कौशल भाषण कौशल का आधार है, भाषण के लिए श्रवण बहुत जरूरी है। पठन लेखन पर आश्रित है, पठन लेखन का आधार है, और लेखन के लिए पठन बहुत आवश्यक है। श्रवण और पठन दोनों भाषण के आधार हैं। श्रवण लेखन भाषण ये पठन के आधार हैं। श्रवण भाषण और पठन ये लेखन के आधार, यानी क्रमशः आधार बनते जाते हैं। जैसे भाषण का आधार श्रवण हुआ, पठन के लिए सुनना भाषण आधार हुआ, और लेखन के लिए सुनना बोलना और पढ़ना आधार हो जाता है। इन सभी कौशलों में सबसे महत्वपूर्ण कौशल, यहां पर वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, श्रवण कौशल सबसे महत्वपूर्ण है, और श्रवण के बाद में आपका पठन कौशल महत्वपूर्ण है। तो श्रवण और पठन बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहणात्मक और अभिव्यक्तात्मक में सर्वाधिक ग्रहणात्मक होता है, क्योंकि बिना ग्रहण के आउटपुट नहीं जाता। अन्य के ग्रहण के उद्देश्य का साधक अभिव्यक्ति होता है, यानी ग्रहण की हुई चीज को जब तक अभिव्यक्त नहीं करेंगे उसका कोई मतलब नहीं होता। लेखन का आधार पठन होता है। भाषाई कौशलों में प्रवीणता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिज्ञासा और अभ्यास होना चाहिए। तो जिज्ञासा, किसी भी भाषाई कौशल में प्रवीणता के लिए जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास बहुत जरूरी है। सरल और स्वाभाविक कौशलों में सुनना और बोलना आता है। भाषा शिक्षण की प्रथम प्रक्रिया सुनना है, सब कुछ सुनने से स्टार्ट होता है। भाषा शिक्षण की अंतिम प्रक्रिया का नाम लेखन है, अंत में जाकर लेखन पर मामला पूरा होता है। सबसे जटिल क्लिष्ट प्रक्रिया का नाम, प्रौढ़ प्रक्रिया का नाम लेखन होता है। इसी के साथ आपके लेखन कौशल की आज की क्लास समाप्त होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी सहयोग दिया है। 3 सोपान कौन से बताए, बताना एक बार आप मुझे।
रूपांशी बहन, आपने कहा लेखन के 3 सोपान, एक बार मुझे जरूर बताना। देखो, लेखन की अवस्थाएं 4 बताई मैंने आपको। सबसे पहले क्या करना, लिखने के लिए तैयार करना। दूसरा मैंने कहा वर्ण सिखाना। तीसरा शब्द या वाक्य रचना। और लास्ट में होता है आपका स्वतंत्र लेखन। तो ये तो अवस्थाएं हैं 4। और उधर मैंने आपसे कहा था लेखन के मोटे मोटे 5 सोपान है। सीटेट का सवाल है। फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि लेखन के 3 सोपान है, मेरी जानकारी में नहीं हो तो आप यहाँ रखो उसको, है ना। मैंने आपसे कहा था कि लेखन प्रक्रिया के 5 सोपान है और मुझे याद है, वो इसलिए बता रहा हूं। सबसे पहले विषय वस्तु का संकलन, फिर सामान्यीकरण या व्यवस्थापन करना, जमाना, फिर प्रारूप बनाना, कैसे लिखना है, तीसरा संपादन यानी लिखना, और 5वां होता है पुनर्दर्शन या दोबारा देखना। अब 3 जो है वो पठन के सोपान आपने पढ़े होंगे। पठन में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को जो वर्ण विचार है, वर्ण या आदि जो वर्णमाला उसको सिखाना, फिर पाठ्यक्रम संबंधता होती है। संबंधता का मतलब यहाँ पर पर्याप्त अभ्यास के अवसर देना, और लास्ट में तीसरा होता है आपका मूल्यांकन आदि। तो पठन के तो 3 सोपान है, लेकिन लेखन के 4-5 सोपान मैंने पढ़े हैं। बाकी आपको कहीं हो ना तो मुझे बता देना। कह रहे भैया मैं सर मैं पाकिस्तान से हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान भैया, जो भी यहाँ पे आप रीट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपका सेंटर तो हिंदुस्तान में आएगा। बताओ भाई, सब कुछ ठीक है ना मामला। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जाते जाते आप लोग, अभी जो भी लोग हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करना। कहीं भी दिक्कत है, क्रेश कोर्स और आपके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह सब फ्री कर रखी है मैंने। कहीं भी समस्या आती है, आपका मन करता हो संस्कृत पढ़ने का, किसी भी टॉपिक में आपको समस्या आती है, बहुत दिल से कह रहा हूँ जरूर देखा करो। बहुत गजब पढ़ा रखा है मैंने, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। सब लोग हैं जैसा भी बोलते हैं, लेकिन मैंने प्रयास कभी नहीं, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रयास हमेशा श्रेष्ठ की ओर रहता है, मेहनत मेरी श्रेष्ठ की ओर रहती है। मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मेरे कर्म जो है वो श्रेष्ठ की ओर में ले जाने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं 100% नहीं हूं, लेकिन मैं 100% की तरफ ले जाने का प्रयास करता हूं। मैं भगवान नहीं हूं, पर भगवान के उस आदेश को पाने के लिए, उस आदेश को करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं। दूसरी बात, कल की क्लास हम रखेंगे 8 बजे। हमारी वही धुआंधार पारी चलेगी, रात के 8 से 12 तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। बुलेट ट्रेन का तीसरा पार्ट आप मेरे साथ देखेंगे। कल भी मैं, जैसे पिछली क्लास हमारी बहुत सफल क्लास रही थी, बच्चे लाइव भले कम आए हो, सफल इसलिए नहीं होती क्लास की बहुत सारे लाइव हैं, सफल इसलिए होती है कि जो प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उतने प्रश्न में रख के चला गया था। तो हम 700 प्रश्नों के करीब कर चुके हैं। कल की क्लास में जोड़ देके हम 300 प्रश्न करेंगे। फिर उसके बाद में जो प्रश्न है हमारे, कल भी हमारी क्लास 4 घंटे रहेगी। परसों भी क्लास हमारी 20 तारीख को जो है 8 से 12 4 घंटे रहेगी। परसों की क्लास भी हमारे 21 तारीख के भी 4 से 4 घंटे रहेगी। 22 तारीख की क्लास में शिक्षण विधियों का पूरा खात्मा करके जाऊंगा 4 घंटे में। अभी मैंने 1 घंटा पढ़ा है ना आपको, अगली क्लास मेरी 4 घंटे की रहेगी, तो कंटिन्यू क्लास 4 घंटे की। तो 18 तारीख को बुलेट ट्रेन आपकी, 19 तारीख को बुलेट ट्रेन, 20 तारीख की बुलेट ट्रेन, 21 तारीख की बुलेट ट्रेन है। 3 दिन में हम पूरे प्रश्नों के, शिक्षण विधियों के प्रश्नों का और बाकी सब प्रश्नों का खात्मा करेंगे। फिर 22 तारीख की रात हम शिक्षण विधि के क्रेश कोर्स का मामला खत्म करेंगे, और 23 तारीख की रात हम कतल की रात, वो 300 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी प्रश्नों का खात्मा करेंगे। एक बार आपके ध्यान में उन प्रश्नों को जरूर लाना चाहूंगा। 24 तारीख को नॉर्मल कोई मेरे दिमाग में कोई बात हुई, किसी भी प्रकार के कोई छोटा विषय लेकर के, जैसे अशुद्धि संशोधन कैसे करना है, पेपर में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनको आप एक तरीके से करो तो उनको हल कैसे कर सकते हैं। और 25 तारीख को केवल आपसे बातें करना, आपके मानसिक रूप को, आपके मानसिक संतुलन को एक शांति प्रदान करना, आपके हिम्मत को, आपके धैर्य को बनाए रखने के लिए केवल 10 मिनट आपसे बात करने के लिए जरूर हाजिर होऊंगा। आप विचलित ना हो, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं, आप बने रहें। आप ईश्वर को, गुरु को और अपने माता पिता को ध्यान में रख करके आप पेपर अच्छा करें। इसके लिए जो सम्मेलन आपको देना है वो 25 तारीख को शाम के हम रात के आपसे बात करेंगे। आप जहां भी रहेंगे एक बार आप जरूर हमारा मनुष्य थोपड़ा जरूर देख के सोएंगे। 26 तारीख से आपको केवल, जिस परीक्षा आपकी 10 से 12:30 बजे खत्म हो जाएगी, पहला 12:30 बजे एग्जिट 10 मिनट बाद जैसे मेरे पास, अच्छा एक बात मैं और कह देता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं और हमारे इससे जुड़े हैं, उस दिन टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं क्या लोग? उस दिन खोल दें टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर, जिस भी माध्यम से आप जुड़े। मैं आज ही कह देता हूं, आप लोग 1300 लोग देख रहे हैं। पेपर जिसका साफ सुथरा हो और जिसके मोबाइल में स्कैनर हो, पेपर देते ही यदि आपके बाहर आते मोबाइल हाथ में आ जाता है, बाहर आते ही बोला मैंने, तो स्कैन करके सही तरीके से पेपर आप जरूर भेजना। कई बार हम आंसर की लेट इसलिए बना पाते हैं क्योंकि आप लोग पेपर जल्दी नहीं भेजते, तो पेपर आराम से देना। लेकिन पेपर से सेंटर से बाहर निकलती यदि आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है और उसमें स्कैनर है साफ सुथरा एकदम, क्योंकि उसको मैं स्कैन करके यहां में आकर के उसकी आंसर की लाऊंगा और प्रयास करूंगा आंसर की एकदम सही हो। केवल संस्कृत की आंसर की नहीं, बाकी विषय अध्यापक भी हमारे साथ है। आपको सब पता है कि हमारे सब मित्र हैं, हमने किसी से बैरभाव रखा ही नहीं आज तक जिंदगी में, सबने हमको बहुत प्यार प्रेम दिया है। तो उन सब लोगों से भी हम लोग निवेदन करके, उनसे भी सहयोग करके, पहले हम संस्कृत की चारों जो आपके आंसर की है, भाषा फर्स्ट की है ना, भाषा प्रथम और सेकंड लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड की भी आंसर की मैं आपको दूंगा, और उसके बाद पूरे विषय वस्तु की आंसर की वो
पेज में भी देंगे, अलग अलग भी देंगे, और यहाँ लाइव क्लास में आप सारे टीचर्स से, जो भी हमारे अच्छे अध्यापक हैं, उनसे मैं आपकी पेपर का विश्लेषण भी करवाऊंगा। तो दोनों पेपर आराम से देना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात के 8 बजे एक बार फिर बुलेट ट्रेन की सवारी में आप लोग आ जाना। कल हम 300 प्रश्न 400 प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने बहुत प्यार प्रेम दिया है। अब आप पढ़ाई करें, आपका समय बहुत मूल्यवान है, कीमती है। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है और जल्दी जल्दी पढ़ें। पढ़ने में भी ध्यान रखो, इस समय अब आप ज्यादा सीखने के आपका वो नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है। हाँ, नेट बंद रहेगा ऐसा भी मैंने सुना है। यदि नेट ही बंद रहेगा तो फिर आपकी लाइव क्लास कैसे लेंगे आपको पता है। लेकिन यदि नेट बंद नहीं रहा है ना और खुला, तो हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। नेट ही बंद रहा तो फिर जो भी है अंतर्मन से याद करना, हम तो आपके सबके दिलों में रहते हैं, हम प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, मैं फागी से जयपुर से ही हूँ। जहाँ भी सेंटर आया है मस्त रहो, अपने साथियों का सहयोग लेना, बैलेंस बना के रखो। और सेंटर पे कैसे जाना है, कैसे क्या करना है, रहने का आपका जो प्रोग्राम है, जिनका 10 बजे सेंटर है वो वैसे भी आप पहले दिन ही जाएंगे, तो सारी व्यवस्थाएं करके जाना। मस्त से रहो, अच्छा पेपर करना। अब आप पढ़ाई करो, नेट बंद रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अजमेर आया सेंटर, आपको आशीर्वाद है। हमें आशीर्वाद देने लायक तो नहीं, फिर भी आप करें तो ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। ठीक है, एक बार तो मेरा नाम लेते। भैया हैं कौन? जय श्री राम। शिवनारायण भैया नमस्कार। रोशन जी, बिश्नोई जी, नंदलाल जी नमस्कार। किरण पांचाल, निकल गया नाम, क्या है? नाम ही निकल जाता है इनका। हाँ, अंबेर अलग है, अंबेर अलग है भाई, अजमेर अलग है। ठीक है भाई। ससुराल में कौन सा लिंग है साहब? ससुराल में पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अब आप लड़की है तो आपका पुल्लिंग ससुराल है, लड़का है तो ससुराल। भाई हिंदी में शब्द नहीं होता है, ससुराल नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है भाई, अब ज्यादा वो जो भी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हम चलते हैं भाई। एक बार मेरा नाम लेते हैं फिर तेरा नाम निकल जाता है। जो भी है इसका नाम लेके ही जाऊंगा मैं आज की क्लास में। अब कमेंट्स कर भाई, दादा कौन है, एक बार तो मेरा नाम लेते। बहुत लंबा नाम है इनका। क्या वैसा एडा मेडा नाम नहीं, नाम लेके जाऊंगा आज तो मैं। निर्मना क्या है? निनामा निनामा ऐसे कोई नाम होता है? नटखटा आदमी। चलो निनामा जी, निनमा जी, नैनुमा जी, जो भी है। नाम क्या ले, वैसे नाम को रखता है कि नाम कैसा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब पढ़ो भाई, धन्यवाद।